हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और पेपर अपने पास बहुत ही करीब आ चुका है केमिस्ट्री का और बच्चे चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए इस लास्ट मोमेंट में कि पेपर हमारा अच्छा चला जाए। तो ऐसी ही सीरीज में तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूं, तुम्हारी मनपसंद सीरीज जिसमें लास्ट मोमेंट में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और इस सीरीज का नाम हमारे पास रहने वाला है अंतिम क्षण। केमिस्ट्री की अंतिम क्षण वाली सीरीज में अपने पास काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूं। लास्ट मोमेंट में जो केमिस्ट्री में बहुत कुछ तुम्हारे लिए कर ले, बहुत कुछ तुम यहां से पेपर में कर सकते हो। यानी कि सीरीज में मैं लिमिटेड चीजें बताऊंगा कुछ बहुत पढ़ के तुम पेपर में कर दोगे बहुत कुछ। तो चलिए बिना देरी करे हुए, बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे बढ़ते हैं अपने सीरीज अंतिम क्षण की तरफ, जिसमें सबसे पहला सीजन हमारा रहने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, इसमें सबसे पहला जो चैप्टर अपने पास रहने वाला है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। इसमें हम एक एक चीजें देख लेते हैं कि क्या क्या यहां पर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें यहां पर पढ़ना है, लिमिटेड चीजें। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर जिक्र करता हूं, अपने पास है यहां पर हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का मतलब क्या होता है। देखो, हेलो एल्केन्स का मतलब है कि हेलोजन के साथ क्या होगा, एल्केन्स, यानी कि अल्काइल या फिर उसका डेरिवेटिव्स, अल्काइल या फिर अल्काइल का डेरिवेटिव अगर हेलोजन के साथ लग जाते हैं तो बन जाता है क्या, हेलो एल्केन्स। अब हेलोजेंस क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अपने पास, तो ये अपने पास जो बन गया ये हेलो एल्केन्स है। हेलो एल्केन को हम दूसरा क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। देखो, हेलो एल्केन तो ये इसका आईयूपीएसी नेम है, आईयूपीएसी में क्या है इसका नाम, हेलो एल्केन्स। लेकिन अगर हमें यूज करना है कॉमन नेम, तो कॉमन नेम पे हम क्या बोलेंगे इसको, अल्काइल हैलाइड्स। यानी कि कॉमन में हमें अल्काइल ग्रुप पहले पढ़ना है और आईयूपीएसी में हमें हेलोजन ग्रुप पहला पढ़ना होता है। तो अगर आईयूपीएसी में हेलोजन को पहले पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन्स। आई बात समझ में। और कॉमन में अगर हम पहले अल्काइल पढ़ रहे हैं तो हैलाइड में लास्ट में हेलोजन का हैलाइड हो जाता है। तो इस तरह से हमने याद रखना है। सेम यहां पर भी अपने पास क्या है, हेलो एरिन्स का मतलब अगर मैं समझता हूं तो हेलो एरिन्स मतलब हेलोजन और एरिन्स का मतलब एरोमेटिक, एआर मतलब यहां पर एरोमेटिक, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड के साथ हेलोजेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अपने पास क्या है कि क्लास 12th में एरोमेटिक में अपने पास केवल और केवल बेंजीन है। इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं बेंजीन को हम फेनाइल भी बोलते हैं, या फिर फेनाइल या फिर बेंजीन या उसके डेरिवेटिव के साथ अगर मैं हेलोजन लगा दूं तो अपने पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, हेलो एरिन्स बनेगा। और उसी हेलो एरिन्स को मैं अगर बात करता हूं, ये हेलो एरिन्स तो आईयूपीएसी में है, लेकिन कॉमन में इसको क्या कहते हैं, कॉमन नेम में इसको क्या कहते हैं, अराइल हैलाइड्स इससे कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब हमें समझ में बनता है कि हेलो एल्केन्स क्या है और हेलो एरिन्स क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट अपने पास फॉर्मूला आता है कि स्पेसिफिक रोटेशन अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स का मुझे निकालना होता है, स्पेसिफिक रोटेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का मुझे स्पेसिफिक रोटेशन निकालना कि किस तरह से वो रोटेट कर रहा है। तो स्पेसिफिक रोटेशन का जो फॉर्मूला अपने पास आता है वो आता है ऑब्जर्व्ड रोटेशन, कि जितना वहां पर ऑब्जर्व रोटेशन तुम्हारे पास दे रखा है वो अपॉन लेंथ ऑफ द ट्यूब, कि कितनी वहां किस ट्यूब से हम उसे पास कर रहे हैं उस कंपाउंड को, इनटू क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। इनको अगर हम रखेंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन निकल के आता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पर इस हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में अगर मैं चलता हूं तो सबसे पहली रिएक्शन जैसे यहां पर स्वार्ज रिएक्शन है। अच्छा, ये स्वार्ज रिएक्शन क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। ये क्या होता है, ये हेलोजन एक्सचेंज, यानी कि एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के द्वारा एक्सचेंज होता है। यानी कि यहां पर जो हेलोजन एक्सचेंज होता है स्वार्ज रिएक्शन में, फ्लोरीन हेलोजन है, ये फ्लोरीन हटाता है किस किस को, क्लोरीन और ब्रोमीन को। यानी कि अगर किसी हेलो एल्केन कंपाउंड पे क्लोरीन और ब्रोमीन लगा होगा तो उस क्लोरीन और ब्रोमीन को कौन हटाएगा, ये फ्लोरीन हटाएगा। अच्छा, इस स्वार्ज रिएक्शन का अगर मैं ग्रुप रिएजेंट की बात करता हूं तो ग्रुप रिएजेंट इसके अपने पास दो ग्रुप रिएजेंट होते हैं। एक ग्रुप रिएजेंट तो इसका अपने पास होता है सिल्वर फ्लोराइड AgF, ठीक, और दूसरा ग्रुप रिएजेंट यहां पर होता है एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। चाहे तुम इस वाले ग्रुप रिएजेंट को यूज कर लो, चाहे तुम इस वाले ग्रुप रिएजेंट को यूज कर लो, दोनों ग्रुप रिएजेंट यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर हमारे पास रिएक्शन दे रखी है कि मान लीजिए यहां पर हेलो एल्केन्स है, यानी कि RX है और X की जगह पे यहां पर क्लोरीन यूज कर रखा है, ठीक है ना।
और उसके साथ अगर मैंने एंटीमनी फ्लोराइड यूज कर दिया, SbF3 एंटीमनी फ्लोराइड यूज करा, हीट करा उसको, तो आगे अपने पास क्या बना, यहां से हेलोजन हटा और उसकी जगह पे क्या आया, फ्लोरीन, यानी कि ये बन गया अपने पास Rf+, और इसके साथ क्या चले गया, एंटीमनी के साथ यहां पर क्लोरीन यहां से निकल जाएगा इस तरह से। आई बात समझ में? तो ये एक फॉर्मूला यहां पर दे रखा है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या एक हेलोएल्केन है कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर अल्काइल हैलाइड है? ठीक, उसके साथ अगर मैंने यहां पर स्वार्ज रिएक्शन का ग्रुप रिएजेंट यानी जो सेकंड वाला है उसको यूज करा, एंटीमनी फ्लोराइड को हीट करते हुए वहां पर जो आगे हमारे पास बना वो बना फेरॉन 12, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फेरॉन 12 को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्या होता है, यहां से 2 क्लोरीन हटे और उन 2 क्लोरीन की जगह पे 2 फ्लोरीन आ गया, तो आगे क्या हो गया, CCl2F2 और प्लस SbCl3, इस तरह से। ठीक है ना। ऐसे अगर मैं बात करता हूं, अगर इस AgF का रिएजेंट की अगर बात करें सिल्वर फ्लोराइड की, तो ऐसे ही किसी अल्काइल हैलाइड के साथ अगर मैं यहां पर मान लीजिए अगर SbF3 नहीं डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, AgF3 डाल रहे हैं, या फिर AgF3 नहीं AgF, यानी कि सिल्वर फ्लोराइड यहां पर डाल रहे हैं। ठीक है, तो आगे अपने पास जो रिएक्शन देखने को मिलेगी सेम टू सेम कि यहां से हेलोजन हटेगा, X का मतलब यहां पर क्या होगा, क्लोरीन या ब्रोमीन, यही X का मतलब है, या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, वहां से क्लोरीन और ब्रोमीन हटेगा और आगे क्या लग जाएगा, फ्लोरीन लग जाएगा, और आगे इस तरह से AgX, अगर क्लोरीन है तो AgCl, ब्रोमीन है तो AgBr। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास क्या हुआ, हेलोजन एक्सचेंज हुआ है। तो इस बात को इंपॉर्टेंट याद रख लेना। सबसे पहले स्वार्ज रिएक्शन, 2 ग्रुप रिएजेंट है उसके, सिल्वर फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड। ठीक है, इस तरह से याद रखना। इसमें क्या होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन को हटा के क्या लग जाता है, फ्लोरीन आ जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पर सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन को अगर देखते हैं बेटा, तो सैंडमेयर रिएक्शन अपने पास काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहां इस चैप्टर की। सैंडमेयर रिएक्शन अपने पास क्या है कि ये अपने पास डायोजिनियम सॉल्ट होगा, बेंजीन डायोजिनियम सॉल्ट। इस बेंजीन डायोजिनियम सॉल्ट में अगर मैंने कॉपर क्लोराइड HCl के साथ डाला तो आगे जो बनेगा क्लोरोबेंजीन बनेगा। आई बात समझ में? सेम टू सेम ये डायोजिनियम सॉल्ट में अगर मैंने कॉपर ब्रोमाइड HBr के साथ डाला तो यहां पर ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ऐसे ही अगर मैं देखता हूं कि इस डायोजिनियम सॉल्ट में अगर कॉपर साइनाइड KCN में डाला तो अपने पास साइनोबेंजीन बनेगा। तो ये तीनों ही रिएक्शन किसकी हो जाती हैं, अगर मुझे क्लोरोबेंजीन बनाना है, मुझे ब्रोमोबेंजीन बनाना है, मुझे साइनोबेंजीन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सैंडमेयर रिएक्शन कर सकता हूं। क्या करना है, डायोजिनियम सॉल्ट में मुझे क्या करना है, कॉपर क्लोराइड या फिर कॉपर ब्रोमाइड या फिर कॉपर साइनाइड यूज करना है। आई बात समझ में? तो सैंडमेयर रिएक्शन इस तरह से हो जाते हैं। नेक्स्ट अपने पास फिंकलस्टीन रिएक्शन है। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन भी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है भाई। यहां पर भी क्या है, ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, यानी कि जैसे हमने स्वार्ज रिएक्शन पढ़ा ना हेलोजन एक्सचेंज, कि वहां पर क्या होगा, X की जगह पे, वहां पर क्या था, X की जगह पे क्लोरीन और ब्रोमीन, सेम टू सेम यहां पर भी X और X की जगह पे क्या होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन। इस क्लोरीन और ब्रोमीन को हटाएगा कौन, इसको रिप्लेस करेगा कौन, करेगा इसको रिप्लेस। अच्छा, स्वार्ज रिएक्शन में कौन रिप्लेस कर रहा था, फ्लोरीन रिप्लेस कर रहा था। यहां पर क्या होगा, रिप्लेस बाय आयोडीन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में किससे रिप्लेस होगा, आयोडीन से रिप्लेस होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, जैसे RX ये कोई अल्काइल हैलाइड है, X की जगह पे क्या होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन। अगर मैंने यहां पर सोडियम आयोडाइड डाला यानी कि NaI डाला, तो यहां से क्या होगा, जैसे ये NaI मैंने यहां पर यूज करा, आयोडीन ने क्या करा, इस X को हटाया, अपने आप आयोडीन क्या लग गया, इस अल्काइल ग्रुप के साथ लग गया और RI बन गया। ठीक है, और जो Na है X के साथ निकल गया, यानी कि प्लस NaX, इस तरह से हो गया यहां पर। ठीक है, जैसे यहां पर क्या दे रखा है, क्लोरोइथेन, यहां से क्लोरीन निकल रहा है, यहां पर आयोडीन लग रहा है इसकी, आई बात समझ में, और क्लोरीन जो निकल रहा है वो सोडियम के साथ जा रहा है NaCl, और यहां पर बन गया इथाइल आयोडाइड या फिर आयोडोइथेन। आई बात समझ में? सेम टू सेम। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पर आगे ब्रोमोइथेन है या फिर इथाइल ब्रोमाइड है, NaI हमने डाला, वहां पर क्या होगा, NaI क्या होगा, आयोडीन रिप्लेस करोगे ब्रोमीन को और अपने आप उसकी जगह पे आ जाएगा। तो ये अपने पास फिंकलस्टीन रिएक्शन का ग्रुप रिएजेंट है, कौन, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, सोडियम आयोडाइड के फिंकलस्टीन रिएक्शन का ग्रुप रिएजेंट है। ठीक, इसको याद रखना। 2 अपने पास हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, स्वार्ज और फिंकलस्टीन। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, अपने पास काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन पेपर में पूछी जाती है, काफी
बार ये रिएक्शन आ रखी है। वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, एक अल्काइल कंपाउंड का डबल हो जाता है, यानी मिरर डबल कंपाउंड वहां पर बनता है। जैसे मान लीजिए ये अल्काइल हैलाइड है, इसका ग्रुप रिएजेंट होता है, वुर्ज रिएक्शन का ग्रुप रिएजेंट होता है सोडियम, और सोडियम के साथ ड्राई ईथर इसका ग्रुप रिएजेंट होता है। जैसे मैंने इस अल्काइल हैलाइड कंपाउंड के साथ सोडियम डाला ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, इस अल्काइल ग्रुप का मिरर डबल कंपाउंड बन जाएगा, यानी कि आर आर, एक अल्काइल ग्रुप है तो इसके दो अल्काइल बन जाएंगे इस तरह से, प्लस NaX इधर से यहां से निकलेगा। ठीक है, इस तरह से। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है, यहां पर है मिथाइल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोमीथेन। अगर मैं यहां पर सोडियम ड्राईथर डाल रहा हूं, ठीक, तो यहां से क्या बन जाएगा, जैसे ब्रोमोमीथेन है ना, तो यहां पर एक मिथाइल है, तो यहां पर क्या एक CH3 है, तो इधर क्या बन जाएगा, दो CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जो कि अपने पास इथेन आएगा, और इस तरह से यहां से क्या निकलेगा, NaBr रिमूव हो जाएगा। अरे बात समझ में इतना। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट अपने पास है ये वाला कंपाउंड। जैसे ये अपने पास पूरा का पूरा क्या है, R ग्रुप है, ठीक है, और ये अपने पास क्या है, X हेलोजन। अगर इसके साथ सोडियम डाल दिया तो क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, इस हेलोजन को यहां से निकल जाएगा और इस वाले कंपाउंड का मिरर डबल बना देगा। देखो यहां पर कार्बन क्या है, एक इधर और एक ऊपर है, और यहां पर ये सेंटर, यहां पर बीच वाला है ना, तो इसका अगर मिरर डबल बनाओगे तो देखो इसका ये एक ये था और इसका मिरर डबल क्या बनेगा, ये इस तरह से मिरर डबल बन गया इसका। ठीक है ना, तो वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, मिरर डबल कंपाउंड बनता है, इसको काफी इंपॉर्टेंट तुमने याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं चलता हूं, वुर्ज फिटिक रिएक्शन। अच्छा, वुर्ज का मतलब क्या होता है, एलिफेटिक, यानी कि एलिफेटिक कार्बन का डबल। ठीक है, ये एलिफेटिक कार्बन पे वुर्ज रिएक्शन हो रहा है। फिटिक रिएक्शन होता है एरोमेटिक पे। ठीक है, तो अगर मैं बात यहां पर करता हूं, वुर्ज फिटिक में क्या होगा, एक तो होगा एलिफेटिक हैलाइड्स, जैसे यहां पर एलिफेटिक कार्बन पे हैलोजेंस है, और फिटिक में क्या होगा, एरोमेटिक कार्बन पे हैलोजेंस। ठीक है, यानी फिटिक रिएक्शन हेलो एरीन्स के लिए होती है, वुर्ज रिएक्शन हेलो एल्केन्स के लिए होती है। अगर मैं यहां पर दोनों को जोड़ रहा हूं, वुर्ज फिटिक रिएक्शन, इसका मतलब क्या होगा, हेलो एरीन्स के साथ हेलो एल्केन्स। ठीक, सेम टू सेम वुर्ज वाला ही रिएक्शन ग्रुप रिएजेंट यहां पर है सोडियम और ड्राई ईथर, तो वही सोडियम ड्राई ईथर अगर हमने यहां पर डाला तो यहां से हेलोजन, यहां से हेलोजन हटा, यानी कि NaX हट गया, और ये दोनों जो बेंजीन रिंग और ये अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ गया। तो यहां पर जैसे यहां पर अल्काइल ग्रुप क्या था, मिथाइल ग्रुप, तो यहां पर बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, तो मिथाइल बेंजीन बन गया, जिसको हम टॉल्विन भी बोलते हैं। अरे बात समझ में। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, सेम यहां पर अगर मैंने एक मिथाइल ग्रुप जोड़ा, ऐसे तुम यहां पर इथाइल ग्रुप भी जोड़ सकते हो, तो ये इथाइल बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास फिटिक रिएक्शन है। मैं बोल रहा हूं फिटिक रिएक्शन क्या होती है, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए होती है, यानी हेलो एरीन्स के लिए होती है। उसी जैसे वुर्ज रिएक्शन हेलो एल्केन्स के लिए है, फिटिक रिएक्शन हेलो एरीन्स के लिए है। ठीक, वुर्ज रिएक्शन में हेलो एल्केन का मिरर डबल बन रहा है, यहां पर हेलो एरीन्स का मिरर डबल बनता है। किस तरह से, जैसे ये हेलो एरीन्स अपने पास लिया, सोडियम ड्राईथर, सेम टू सेम ग्रुप रिएजेंट, सोडियम ड्राईथर अगर डाला तो क्या होगा, इस बेंजीन का ये एक बेंजीन है, इसका प्रोडक्ट यहां पर इस तरह से दो बन जाएंगे, इस तरह से, जिसका नाम है अपने पास बाइफेनाइल। क्या नाम है इसका, बाइफेनाइल। इस तरह से पूछा भी जाता है, कन्वर्जेंस में ये आता है। ठीक है, बाइफेनाइल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेलो एरीन्स लेना पड़ेगा, उसमें सोडियम ड्राईथर करके बाइफेनाइल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं चल रहा हूं यहां पर फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। देखो फ्रेडल-क्राफ्ट की दो रिएक्शन होती है, अल्काइलेशन और असाइलेशन। अगर मैं फ्रेडल-क्राफ्ट की रिएक्शन की बात करता हूं तो फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो है, अल्काइलेशन असाइलेशन। लेकिन सबसे पहले मैं उसका ग्रुप रिएजेंट की बात कर लेता हूं। ग्रुप रिएजेंट होता है एनहाइड्रस AlCl3, जो यहां पर मेंशन नहीं है, वो तुमने लिखना है, एनहाइड्रस AlCl3। मान लीजिए ये टॉल्विन है, ठीक, या फिर कोई भी हेलो एरीन्स है, या फिर टॉल्विन है, या फिर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स यहां पर है। अगर मुझे वहां पर अल्काइल ग्रुप जोड़ना है तो मुझे फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करना पड़ेगा। तो इसका ग्रुप रिएजेंट अपने पास क्या, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या डाला, ये मिथाइल क्लोराइड, यानी कि RX हमने डाला। देखो R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप अगर एक लोगे तो यानी एक CH3, दो लोगे तो C2H5। ठीक है ना, तो वो अगर मैंने यहां पर यूज करा और ग्रुप रिएजेंट डाला AlCl3, ग्रुप रिएजेंट से पहचान जाओगे तुम लोग कि फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, क्योंकि फ्रेडल-क्राफ्ट का ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3। तो इस तरह से याद रखना है हमने। तो जैसे मैंने एनहाइड्रस AlCl3 इसकी प्रेजेंस में डाला तो क्या होगा, इसका दो प्रोडक्ट बनेगा, एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव रेजोनेंस होता है,
और पॉजिटिव रेजोनेंस में क्या होता है, ESR में ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। नेगेटिव रेजोनेंस में क्या होता है, मेटा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और पॉजिटिव रेजोनेंस में क्या होता है, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक। तो अगर मैं बात कर रहा हूं, ये अल्काइल ग्रुप एक बार लगेगा ऑर्थो पे और दूसरी बार लगेगा पैरा पे, ठीक। तो ये यहां पर क्या बन गया, यहां पर क्या बन गया कि भाई अगर मैं इसकी बात करता हूं, जब बेंजीन पे 2 CH3 होते हैं तो उसको ज़ाइलीन पढ़ते हैं। अच्छा, एक CH3 तो पहली पोजीशन पे और दूसरा दूसरी पोजीशन यानी ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोजाइलिन। और ये यहां पर कौन सी पोजीशन पे, 4th पोजीशन, और 4th पोजीशन को बोलते हैं पैरा, तो इसको बोलते हैं पैराजाइलिन। तो इस तरह से याद रखना है। डॉस प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, डॉस प्रोसेस। जैसे यहां पर कोई हेलो एरिन्स है, इसके साथ हमें NaOH डालना है, एक्वस NaOH, और टेम्परेचर कितना रखना है, 623 केल्विन टेम्परेचर रखना, काफी इंपॉर्टेंट। और प्रेशर कितना, 300 ATM प्रेशर। तो यहां से क्या होता है अपने पास, ये Cl और ये Na चल जाता है, यानी कि माइनस NaCl, ठीक। और क्या होता है, यहां से माइनस H2O भी होता है। और क्या बनता है यहां पर आगे, एक इंटरमीडिएट बनता है, यहां पर बेंजीन पे आ जाता है O नेगेटिव Na पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। और इस सोडियम फेनॉक्साइड को अगर एसिडिक मीडियम में ट्रीट करेंगे तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, फेनॉल बन जाएगा। यानी कि तुमने इस तरह से याद रखना कि फेनॉल की प्रिपरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, हेलो एरिन्स में हम क्या कर सकते हैं, डॉस प्रोसेस कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या बना दिया, देखो तुम इस रिएक्शन को डायरेक्ट भी कर सकते हो, NaOH प्लस एसिडिक मीडियम, और डायरेक्ट क्या बना दिया, फेनॉल बना दिया। तो इसको इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो। नेक्स्ट अपने पास है हंस डाइकर रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको स्टार रिएक्शन में बोलता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें CO2 हटता है, एक कार्बन कम करके यहां पर अल्काइल हैलाइड बनता है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में ये रिएक्शन आती है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार रिपीट भी हो रखी है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहां पर बात कर रहा हूं हंस डाइकर रिएक्शन की, तो सुन लीजिएगा हंस डाइकर रिएक्शन में क्या होता है, हम सिल्वर का कार्बोक्सिलेट यहां पर लेते हैं, सिल्वर कार्बोक्सिलेट लेते हैं, ठीक। सिल्वर पॉजिटिव होगा और कार्बोक्सिलेट में CO नेगेटिव होगा। यहां पर क्या होगा, ये एक सिल्वर Ag क्या करेगा, एक ब्रोमीन को लेके भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां से AgBr, ठीक। अब यहां पर एक ब्रोमीन बचा, वो एक ब्रोमीन इस अल्काइल ग्रुप के साथ लगेगा तो बन जाएगा RBr, और बीच का CO2 क्या होगा, गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है यहां पर अल्काइल हैलाइड हमारे पास बन चुका है, किससे, सिल्वर कार्बोक्सिलेट से, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे अल्काइल ग्रुप की जगह पे तुमने क्या रख दिया, यहां पर इथाइल ग्रुप रख दिया, मिथाइल इथाइल कुछ भी रख सकते हो, प्रोपाइल, ठीक है। और उसमें Br2 कर दिया, ठीक, CCl4 और रिफ्लेक्स के प्रेजेंस में। ये इसका हंस डाइकर रिएक्शन का ग्रुप रिएजेंट है। कौन कौन सा, ब्रोमीन यानी Br2 किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। ये हंस डाइकर रिएक्शन का ग्रुप रिएजेंट है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये हंस डाइकर रिएक्शन। और यहां पर हमारा जो है नेक्स्ट रिएक्शन, अगर हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है गेटरमैन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है भाई, जैसे ये अपने पास डायोजोनियम सॉल्ट है, ठीक है, डायोजोनियम सॉल्ट। जैसे सेंडमेयर रिएक्शन थी ना अपने पास क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए, सेम टू सेम गेटरमैन रिएक्शन भी क्या होता है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए होती है। लेकिन गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, कॉपर किस फॉर्म में होता है, यहां पर पाउडर फॉर्म में, जबकि सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, हैलाइड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे कॉपर हैलाइड्स फॉर्म में वहां पर होता है, लेकिन यहां पर कॉपर किस फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में। इस बात को तुमने याद रखना है, ये पाउडर फॉर्म में कॉपर है, ठीक। पाउडर फॉर्म में कॉपर होने की वजह से क्या होता है, यहां पर कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये गेटरमैन रिएक्शन फास्ट हो जाती है। सेंडमेयर से फास्ट रिएक्शन है गेटरमैन, क्यों, क्योंकि पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया कैटलिस्ट का बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो वही चीज है कि डायोजोनियम सॉल्ट में हमने कॉपर पाउडर फॉर्म में लेना, बाकी वही सेंडमेयर वाला HCl या HBr करो, तो अगर HCl करा तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, HBr करा तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट चीज, मेन प्रोडक्ट ये है, ठीक है। बाकी N2HCl ये तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या है, ये क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, DDT के बारे में पूछा जाता है, जो अपने पास पॉलीहेलो कंपाउंड होता है ना लास्ट में NCERT के, तो वहां पर DDT के बारे में हमारे पास पूछा गया है। तो DDT के तुमने इसमें नाम याद रखना है, DDT का क्या है, पैरा पैरा, यानी कि पैरा पोजीशन बेंजीन की, पैरा पोजीशन बेंजीन की, उन पे क्या है, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो मतलब एक क्लोरो ये और एक क्लोरो ये, तो डाइक्लोरो, फिर डाइफेनाइल, ये डाइफेनाइल, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनाइल, फिर
ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो क्या है? एक क्लोरीन, ये दो क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, ठीक है, ट्राइक्लोरो, और फिर ये पेरेंट चेन बन गई क्या? इथेन, दो कार्बन की पेरेंट चेन बन गई इथेन। तो ये अपने पास क्या है? डीडीटी का पूरा नाम क्या? डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। आई बात समझ में? तो ये यहां पर इस डीडीटी का पूरा नाम यहां पर बन गया स्ट्रक्चर के साथ। और डीडीटी का यूज किसके तौर पे करते हैं? इंसेक्टिसाइड के तौर पे, पेस्टिसाइड के तौर पे डीडीटी का यूज होता था, लेकिन अब भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ये डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोरोफॉर्म वाली बात काफी इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा किस में स्टोर किया जाता है? डार्क कलर बोतल में स्टोर किया जाता है। क्यों स्टोर किया जाता है क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर बोतल में स्टोर? क्लोरोफॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो क्लोरोफॉर्म को अगर डार्क कलर बोतल में स्टोर नहीं करेंगे तो क्लोरोफॉर्म क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट H2 की प्रेजेंस में। तो क्या होगा? एक जहरीली गैस बनाएगा, जिस जहरीली गैस का नाम है फॉस्जीन, यानी कि COCl2 बनेगा। यानी क्लोरोफॉर्म क्या है? CHCl3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में, और आगे क्या बनेगा? फॉस्जीन, जो कि एक हाईली पॉइजनस गैस, ठीक है ना, हाईली पॉइजनस सब्सटेंस ये है, और HCl यहां से निकलेगा। तो इस पॉइजनस सब्सटेंस से बचने के लिए हमें क्लोरोफॉर्म को स्टोर करना पड़ता है डार्क कलर्ड बोतल में। आई बात समझ में? ताकि इसके सनलाइट के कांटेक्ट में ना आए, और सनलाइट के कांटेक्ट में या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। अगर ऑक्सीजन और सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो क्या बना देगा? हाँ, फॉस्जीन जो है हार्मफुल या फिर पॉइजनस सब्सटेंस बना देगा, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं डार्क कलर बोतल में। तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें ये अपने पास कवर होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं लास्ट, जो इस चैप्टर का हेलो एल्केनो हेलो एरीन्स की लास्ट बात करते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है अपने पास, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट से क्वेश्चन यहां पर आता है, और यहां पर जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, डाइपोल मूवमेंट ऑफ CH2Cl2, यहां पर CH2 होना है, ठीक है। CH2Cl2 इज ग्रेटर देन CHCl3। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखता हूं ना किस तरह से, ये कार्बन है, अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर क्या? CH2Cl2, ठीक। दूसरा यहां पर ये CH और Cl कितने हैं? 3 Cl है। तो डाइपोल का अगर मैं बात करता हूं, डाइपोल मोमेंट का जो साइन होता है वो क्या होता है अपने पास? वेक्टर क्वांटिटी होता है डाइपोल मोमेंट। तो इसका अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी का यहां पर डाइपोल मोमेंट का अगर साइन दिखा रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो डाइपोल की डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ जाएगी, इस तरह से। आई बात समझ में? यहां पर भी कार्बन से क्लोरीन की तरफ डाइपोल की डायरेक्शन जा रही है, इस तरह से, ठीक। अच्छा, हाइड्रोजन और कार्बन में किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? कार्बन में। तो ये किसमें आया है? डाइपोल की डायरेक्शन इधर साइड आई है, ठीक। यहां पर भी इस साइड डाइपोल की डायरेक्शन आई है। तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सारे डाइपोल एक ही साइड जा रहे हैं? इस साइड, आगे की साइड। तो यहां पर क्या है? यहां पर सारे डाइपोल एक साइड है, यानी कि वेक्टर सारे के सारे डाइपोल के जो वेक्टर है वो सेम साइड है। जब डाइपोल वेक्टर सेम साइड में होते हैं, सेम साइड में क्या है? वेक्टर। वेक्टर जब सेम साइड में होते हैं तो क्या होता है? वेक्टर एडिशन। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या होगा? सारे वेक्टर का सम अगर मैं करूंगा तो क्या यहां पर डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन एक ही दिशा में। तो यहां पर जो डाइपोल मोमेंट का साइन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, यहां पर CHCl3, तो यहां पर देखो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ये है, तो हाइड्रोजन और कार्बन में, कार्बन की तरफ डाइपोल की डायरेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और कार्बन और क्लोरीन में किस साइड होगा डाइपोल का डायरेक्शन? क्लोरीन की तरफ। तो ये मैंने बोला क्लोरीन की तरफ डाइपोल डायरेक्शन, ठीक। यहां पर क्लोरीन की तरफ डाइपोल डायरेक्शन, यहां पर क्लोरीन की तरफ डाइपोल डायरेक्शन। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एक वेक्टर यहां पर इधर को जा रहा है डाइपोल का, यानी कि डाइपोल मोमेंट का, और एक वेक्टर उसके अपोजिट में आ रहा है। तो इक्वल देखो, कार्बन क्लोरीन इधर डायरेक्शन में, कार्बन क्लोरीन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल दो ही वेक्टर अब सेम साइड में जा रहे हैं,
यहां पर चारों के चारों वेक्टर एक साइड में थे तो सब ऐड हुआ, यहां पर दो ही वेक्टर एक साइड में, ठीक। तो यहां पर जो डायपोल मोमेंट है वो थोड़ा कम होगा, किससे? इससे, क्योंकि यहां पर चारों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में है, इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट अगर मैं बात करता हूं CH2Cl2 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किससे? CH3, ठीक है। क्योंकि डायपोल क्या है? डायपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा? अगर वेक्टर की डायरेक्शन एक ही साइड में है तो एडिशन, अगर अपोजिट साइड है, यहां पर अपोजिट साइड भी आ रहा है ना, तो कैंसिल आउट हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पर डायपोल मोमेंट कम हो गया। तो इस तरह से एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन वहां पर आते हैं, तुमने एक्सप्लेन करने होते हैं। एंड लास्ट टॉपिक यहां से जो रह जाता है अपने पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी ऑर्डर अपने पास आता है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN1 को बोलते हैं यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 को बोलते हैं बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 में क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर चलता है टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। क्यों? क्योंकि SN1 में क्या होता है? कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, कार्बोकटाइन बनता है ना, क्योंकि यहां पर क्या होता है? SN1 अपने पास क्या होता है? 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में कार्बोकटाइन्स बनता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल उसी पे अटैक करेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन होता है टर्सरी कार्बोकटाइन। तो इसलिए यहां पर SN1 का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर चलता है वो टर्सरी पे चलेगा सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और अगर मैं SN2 की बात करता हूं तो SN2 का इसका अपोजिट ऑर्डर हो जाता है, प्राइमरी वाला सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। क्यों? क्योंकि ये SN2 रिएक्शन जो है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो हैलोजन के बैक साइड से लगता है, यानी कि अल्काइल हैलाइड पे जो हैलोजन होगा उसके बैक साइड से ये अटैक करता है, ठीक। तो अगर मैं बात कर रहा हूं बैक साइड से अटैक करेगा तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना रिपल्सन होगा उस न्यूक्लियोफाइल का, आने वाले न्यूक्लियोफाइल का। अगर अल्काइल ग्रुप कम होंगे तो कम रिपल्सन होता है अल्काइल हिंड्रेंस की वजह से, ठीक। और अगर अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे तो ज्यादा रिपल्सन होगा। यानी कि टर्सरी में अगर मैं बात करता हूं टर्सरी कार्बोकटाइन्स में, तो टर्सरी कार्बोकटाइन्स में क्या होगा? 3-3 अल्काइल ग्रुप होंगे, ज्यादा अल्काइल हिंड्रेंस होगा, आसानी से न्यूक्लियोफाइल नहीं आ पाएगा। लेकिन प्राइमरी में हम बात करेंगे केवल एक ही अल्काइल ग्रुप होगा, तो अल्काइल हिंड्रेंस कम होगा, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर देगा। तो इस वजह से यहां पर अल्काइल हिंड्रेंस देखा जाता है SN2 में। इस वजह से अल्काइल हिंड्रेंस की होने की वजह से प्राइमरी में सबसे कम अल्काइल हिंड्रेंस होता है, इस वजह से SN2 रिएक्शन प्राइमरी में फास्ट होती है। तो यहां पर जो ये ऑर्डर चल रहा है ये किसकी वजह से? ड्यू टू अल्काइल हिंड्रेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्काइल हिंड्रेंस, ठीक है। और एक बात और याद रखना तुमने इसमें कॉन्फ़िगरेशन का, यहां पर अगर बात करते हैं SN1 रिएक्शन रेसिमिक मिक्सचर को फॉलो करता है, रेसिमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, जिसमें 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी और 50% लिबरोटरी कंपाउंड को मिलाया जाता है। तो वो क्या बनता है? रेसिमिक मिक्सचर बनता है। जबकि SN2 जो दिखाता है वो क्या दिखाता है? हाँ, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। यानी कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपने पास बॉन्ड डायरेक्शन है तो जैसे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में बॉन्ड डायरेक्शन चल जाएगी। जैसे छाता होता है ना कि ऐसे पहले आगे की साइड है, अगर न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट उधर से आया यानी हवा उधर से आए तो छाता उल्टा हो जाता है ना, इस तरह से अपोजिट हो जाता है, तो वो आगे से इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है बॉन्ड की डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं इनवर्स कॉन्फ़िगरेशन। तो SN2 इनवर्स कॉन्फ़िगरेशन, SN1 रेसिमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी बात, SN2 जो है हैलोजन, जिस भी हैलोजन का साइज बड़ा होगा वो आसानी से बेटर लिविंग ग्रुप बनेगा, जिसमें SN2 फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास हेलो एल्केन हेलो एरिन्स पूरा कंप्लीट होता है। सारा बेसिक हमने हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का कंप्लीट कर दिया है। देखो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, वो रहेगा अपने पास अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो अब बात करते हैं हम अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में। अल्कोहल फिनॉल ईथर में जो है सबसे पहले हम नेम रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं सबसे पहली बात करता हूं यहां पर अल्कोहल फिनॉल ईथर में नेम रिएक्शन की, नेम रिएक्शन में अपने पास सबसे पहली रिएक्शन आ रही है कॉलवेज रिएक्शन। अगर मैं कॉलवेज रिएक्शन की बात कर रहा हूं यहां पर, तो फेनॉल हमारे पास रहता है, ठीक। फेनॉल में हमने ग्रुप रिएजेंट क्या डालना है? NaOH, जिसकी वजह से सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा। फिर क्या करना है? एसिडिक मीडियम, जिसकी वजह से यहां पर क्या एसिडिक मीडियम में क्या करना पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, CO2 डालना पड़ेगा एसिडिक मीडियम में। तो अपने पास क्या बनेगा? यहां ऑर्थो पोजीशन पे
CO2 के साथ Na यहां पर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने पास इंटरमीडिएट बनेगा सोडियम सैलिसिलेट। फिर इसमें एसिडिक मीडियम डालना पड़ता है, डायरेक्ट क्या होता है Na पॉजिटिव यहां से हटता है और हाइड्रोजन, एसिडिक मीडियम का हाइड्रोजन H पॉजिटिव यहां पर जुड़ जाता है और आगे क्या बन जाता है, यहां इस पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अगर पूरे कंपाउंड की बात करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड इसका कॉमन नेम है। अगर आईपीएससी नेम की बात करते हैं तो 1 2, दूसरी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड अपने पास मेजर प्रोडक्ट यहां पर बन जाता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल के पेपर में भी पूछा गया था 2025 में, ठीक है। तो कॉलवेज रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना है तुम लोगों ने। नेक्स्ट यहां पर अगर बात करते हैं दूसरी भी तरह से भी हम कॉलवेज ही रिएक्शन की तरह ये रिएक्शन भी अपने पास है कि जैसे हमने ये सैलिसिलिक एसिड लिया, इसमें अगर मैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन करता हूं तो क्या होगा, यहां से H पॉजिटिव हटेगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप यहां पर अटैक करेगा, जो कि आगे अपने पास एस्प्रिन बन जाता है, ठीक है। एस्प्रिन इसका कॉमन नेम है, वरना इसका आईपीएससी नेम क्या, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो काफी इंपॉर्टेंट नाम याद रखना तुमने, एस्प्रिन, ठीक है। एस्प्रिन होता है ना ये, जैसे डिस्प्रिन सर दर्द के लिए होती है, एस्प्रिन क्या होता है, ये मेडिसिन के लिए होता है, ट्रांसप्लांट के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो ऑर्गन सप्रेस करने के लिए मेडिसिन यूज होती है, एस्प्रिन, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करने की वजह से क्या होता है, यहां पर प्राइमरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी और सबसे कम टर्सरी, यानी कि बोलो तो टर्सरी पे होगा ही नहीं। यानी क्या, यानी इसमें कहने का मतलब है कि प्राइमरी और सेकेंडरी ही हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स होना चाहिए। जो तुम यहां पर अल्काइल हैलाइड्स लोगे तो वो केवल और केवल प्राइमरी सेकेंडरी होना चाहिए, तभी तुम्हारे पास आगे ईथर बनेगा, अदरवाइज ईथर नहीं बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। इस बात को काफी इंपॉर्टेंट याद रखना कि यहां पर अल्काइल हैलाइड हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी होना चाहिए। कारण क्यों, क्योंकि विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो उसके साथ अगर मैंने क्या डाला, सोडियम एल्कोक्साइड डाला, यहां पर अल्काइल हैलाइड अपने पास प्राइमरी सेकेंडरी, उसके साथ सोडियम एल्कोक्साइड अगर यूज करोगे तो सोडियम एल्कोक्साइड का सोडियम हटेगा, अल्काइल हैलाइड का हैलोजन हटेगा, NaX यहां से निकलेगा और क्या होगा, ये अल्काइल ग्रुप यहां पर इस ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ जाएगा, जो बनेगा अपने पास आगे ईथर। आई बस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट याद रखना है तुमने कि यहां पर जो अल्काइल हैलाइड होगा वो प्राइमरी सेकेंडरी होना चाहिए, टर्सरी नहीं, क्योंकि टर्सरी के केस में एल्कीन बनता है ना कि ईथर। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, ये अपने पास दूसरा अल्काइल हैलाइड की जगह पे हमने क्या ले लिया, यहां पर इथाइल आयोडाइड ले लिया, ठीक। फिर यहां पर कर रहे हैं हम सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, तो यहां पर आगे क्या बन रहा है, डाइथाइल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर बन रहे हैं ना, इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, तो क्या बोलेंगे, डाइथाइल ईथर। और उस तरह से सोडियम आयोडाइड वहां से निकल रहे हैं। यहां पर हमने मिथाइल ब्रोमाइड और यहां पर सोडियम टर्सरी बुटॉक्साइड, क्या होगा, यहां से ब्रोमीन हटेगा, यहां से Na हटेगा और आगे क्या बन जाएगा, इस तरह से ईथर बन जाएगा। तो ये इसकी रिएक्शन। ऐसे यहां पर भी कर सकते हो तुम, यानी एरोमेटिक ईथर अगर बनाना है तो क्या कर सकते हो, मिथाइल आयोडाइड या फिर कोई अल्काइल हैलाइड, और यहां पर क्या, सोडियम फेनॉक्साइड यूज कर सकते हो। तो सोडियम फेनॉक्साइड का Na पॉजिटिव हटेगा, यहां से हैलोजन हटेगा और O नेगेटिव पे क्या अटैक करेगा, अल्काइल ग्रुप, और इस तरह से क्या बन जाएगा ये, हाँ, एल्कोक्साइड बेंजीन, जिसको हम क्या बोल दिया, जैसे यहां पर मिथाइल है ना, तो मिथॉक्सी बेंजीन इसका नाम बोल दिया, या फिर एनिसोल इसका कॉमन नेम भी अपने पास है, तो एनिसोल के तौर पे भी यहां पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन हो गया है। नेक्स्ट रीमेन टिमेन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रीमेन टिमेन रिएक्शन। लास्ट ईयर भी पेपर में आ रखा था रीमेन टिमेन रिएक्शन, ठीक है। तो रीमेन टिमेन में क्या होता है, देखो कॉलवेज रिएक्शन में क्या होता है, कॉलवेज रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है। कॉलवेज रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो कॉलवेज रिएक्शन पे क्या बन रहा है आगे, सैलिसिलिक एसिड, जबकि रीमेन टिमेन रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसिलिक बनता है। जहां कॉलवेज रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, वहीं पर रीमेन टिमेन रिएक्शन में क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। इसको इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कि हमने इस तरह से फेनॉल लिया, इसमें ग्रुप रिएजेंट के तौर पे हमने क्या करा, क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH डाला,
इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट में फिर से हमने NaOH बेसिक मीडियम डाला, तो इस तरह से अपने पास ये दूसरा इंटरमीडिएट बना, फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा तो आगे क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक आयोडाइड बन जाएगा, यानी कि सैलिसिलिक आयोडाइड तो इसका कॉमन नेम है, अगर आईपीएससी नेम लिखेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीआयोडाइड हो जाएगा। ठीक, इस तरह से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन, यहां पर कि हम बात कर रहे हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन की, अगर बात कर रहे हैं तो वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस मैंने ऊपर समझाया, लेकिन मैं अगर बात कर रहा हूं कि यहां पर ये अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी होना चाहिए। अगर गलती से अल्काइल हैलाइड टर्सरी हो गया, इस तरह से यहां पर जैसे मैंने यहां बता भी रखा है कि अगर ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड हो गया ना, जैसे यहां पर भी अल्काइल ग्रुप, यहां पर भी अल्काइल ग्रुप, यहां पर भी अल्काइल ग्रुप, और ये कार्बन के साथ यहां हैलोजन यानी Cl लग रखा, तो ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक, और अगर यहां पर फिर सोडियम एल्कोक्साइड कर रहे हो, यानी कि ये Na O नेगेटिव Na पॉजिटिव Na यहां पर ये इस तरह से O नेगेटिव Na पॉजिटिव और ये अल्काइल, ठीक है, तो क्या होगा, अब आगे ईथर नहीं बनेगा, अब क्या होगा, अब होगा यहां पर बीटा एलिमिनेशन की तरह कि अल्फा पोजीशन से जाएगा हैलोजन और बीटा पोजीशन से जाएगा एक हाइड्रोजन, तो ये बीटा वाले कार्बन और अल्फा वाले कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन बन जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन में कब ईथर बनेगा, जब अल्काइल हैलाइड क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी, इस बात को याद रख लेना। ठीक, अगर टर्सरी हो गया तो फिर ईथर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, हाँ, अगर गलती से ईथर बनाया तो तुम्हारा बन जाएगा और कट जाएगा बेटा मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये प्राइमरी हम यूज कर सकते हैं, सुपर प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ठीक है, ये वाला कार्बन सुपर प्राइमरी है ना, ये वाला कार्बन प्राइमरी है, ये वाला कार्बन सेकेंडरी है, तो उसके केस में क्या बन रहा है अपने पास, ईथर ईथर ईथर। लेकिन गलती से अगर टर्सरी आ गया तो ईथर मत बनाना, वो इसलिए क्योंकि यहां पर बीटा एलिमिनेशन के तौर पे एल्कीन बन जाता है, ठीक है, प्रिपरेशन में। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो ईथर जब केमिकल प्रॉपर्टीज करता है तो इसकी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, रिएक्शन विद HX, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन, ठीक, X की जगह पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा। तो अगर मैं रिएक्शन विद HX की बात करता हूं, अगर मैं आयोडीन के तौर पे, हमारे पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन आयोडीन के तौर पे यहां पर आते हैं HI हाइड्रोजन आयोडाइड, कि अगर कोई ईथर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ईथर में वहां से बॉन्ड टूटेगा जहां से कार्बन कम होगा। तो मैंने बोला जैसे मान लीजिए यहां पर मिथॉक्सी, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो डाइमिथाइल ईथर है ये, तो यहां पर दोनों साइड से कार्बन सेम सेम है, तो कहीं से भी काट दो, तो अगर काटा तो कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, तो ऑक्सीजन नेगेटिव किसको खींचेगा, H पॉजिटिव को, HI का, और आयोडीन नेगेटिव कहां जुड़ेगा, कार्बन पॉजिटिव पे। तो इस तरह से यहां पर आगे प्रोडक्ट बन गया। सेम टू सेम अगर मैं बात कर रहा हूं, ये ईथर है, यहां 2 कार्बन, यहां 1 कार्बन, टूटेगा कहां से, जहां से कम है, तो यहां से टूटा कम कार्बन से, ठीक, कार्बन पॉजिटिव पे आया आयोडीन नेगेटिव, ये देखिए, और इस ऑक्सीजन नेगेटिव ने किसको खींचा, H पॉजिटिव को, और ये बन गया इथेनॉल। सेम टू सेम अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये ईथर, यहां इधर साइड 3 कार्बन, यहां 2 कार्बन, टूटेगा कहां से, जहां कम कार्बन हो गया, ठीक, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव पे कौन आएगा, आयोडीन नेगेटिव, तो इस तरह से बन गया, और इस ऑक्सीजन नेगेटिव किसको खींचेगा, H पॉजिटिव को, और ये बन गया अल्कोहल, ठीक। सेम टू सेम यहां पर भी मैं बात कर रहा हूं कि यहां भी 3 कार्बन ऐसे ब्रांच है, यहां 3 कार्बन का लीनियर है, तो यहां से ये टूटेगा, ठीक है, दोनों अगर सेम सेम है तो हम कहां से टूटते हैं, लीनियर वाले से टूटते हैं, जैसे यहां भी 3 कार्बन, यहां भी 3 कार्बन, तो यहां ब्रांच वाला है, यहां लीनियर वाला, तो तोड़ना कहां से है, अब कम कार्बन तो नहीं है ना, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, लेकिन अब तोड़ना कहां से, जहां से ब्रांच ना हो, तो यहां से तोड़ा, ऑक्सीजन नेगेटिव किसको खींचेगा, H पॉजिटिव, तो ये अल्कोहल बन गया, और ये कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा कौन, I नेगेटिव, तो ये अल्काइल हैलाइड बन गया, ठीक। तो ये हमारे पास HI के साथ जब ईथर रिएक्शन करेगा, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो ईथर अपने पास इस तरह से टर्सरी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो और तब HI की रिएक्शन कर रहे हो, तो तब वहां से रिएक्टेंट नहीं टूटता जहां से कम हो, तब वहां से टूटेगा जहां से ज्यादा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये कार्बन जो है ये कार्बोकैटायन बनेगा, अगर मैं यहां से इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव, तब ये कार्बोकैटायन जो है स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो ये स्टेबल कार्बोकैटायन की वजह से यहां टर्सरी से टूटेगा। देखो अगर प्राइमरी सेकेंडरी है तो फिर कहां से टूटेगा, जहां से कार्बन कम है, लेकिन अगर टर्सरी केस आ गया तो वहां से टूटेगा जहां से टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। क्यों, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन है, ये HI वाली जो रिएक्शन है, ये SN वाली
SN1 वाली मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इस वजह से जो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी अगर हम देखते हैं तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमारे पास किस में आती है, टर्सरी कार्बोकैटायंस में। ठीक है, तो टर्सरी कार्बोकैटायंस को ये फॉलो करता है, जिसकी वजह से यहां पर टर्सरी कार्बोकैटायन पे आयोडीन नेगेटिव लगेगा, तो ये अल्काइल आयोडाइड इस तरह से बन जाएगा। और ये सिंगल कार्बन के साथ जो ये ऑक्सीजन है इसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन लग जाएगा, इथेनॉल मिथेनॉल बन जाएगा इस तरह से आगे। ठीक है, तो इस बात को विशेष ध्यान रख लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बेंजीन अगर ईथर ऑक्सीजन के एक साइड बेंजीन और दूसरे साइड अल्काइल ग्रुप हो तो बेंजीन से कभी भी कंपाउंड नहीं टूटता है, अल्काइल ग्रुप से टूटेगा। तो अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन नेगेटिव किसको खींचेगा, H पॉजिटिव, और आगे फेनॉल बन जाएगा। ठीक, यहां पर देखो इधर साइड भी बेंजीन ऑक्सीजन के और इधर साइड क्या है, अल्काइल वाला कार्बन है, तो अल्काइल वाले कार्बन से टूटेगा। यहां कार्बन पॉजिटिव जो कि खींचेगा आयोडीन नेगेटिव को, और ये इस बेंजीन पे रहेगा ऑक्सीजन नेगेटिव जो खींचेगा इस H पॉजिटिव को, और ये फेनॉल बना देगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है ईथर से। ठीक है, तो यहां पर अल्कोहल फिनॉल ईथर का हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट होती हैं। यहां से अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अल्कोहल फिनॉल ईथर वाली बातें भी हमारी सारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अंतिम क्षण चल रहा है, हर एक चैप्टर का अंतिम क्षण, तो कोई डाउट है तो पूछो यहां पर अल्कोहल फिनॉल ईथर से। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे किसकी तरफ, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये समझ लेते हैं पहले एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। अगर एल्डिहाइड की हम बात कर रहे हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कॉमन ग्रुप होता है, कौन सा, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, इन तीनों में क्या होता है, कॉमन ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल। अगर एल्डिहाइड की बात करें CHO, कीटोन की बात करते हैं तो बीच में CO, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो RCOH, ये COH वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होता है। ठीक है ना। सबसे पहले नेम रिएक्शन यहां पर रोजनमुंड रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पर है, जिसमें हम असाइल हैलाइड लेते हैं, असाइल क्लोराइड ले लो चाहे हैलाइड, हैलोजन की तरफ यहां पर कोई भी कुछ भी चीज ले सकते हो। यहां पर क्लोरीन ले रखा तो ये हो गया असाइल क्लोराइड। इसमें हमें रिडक्शन करना पड़ता है, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन इसका पूरा नाम होता है। हाइड्रोजन डालना पड़ता है किसकी प्रेजेंस में, इसका ग्रुप रिएजेंट है PD या फिर क्या बोल दो PB, किसकी प्रेजेंस में, BSO4। तो ये रोजनमुंड रिएक्शन का ग्रुप रिएजेंट है। तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि कैसे अपने पास कौन सी रिएक्शन है। तो जब भी रोजनमुंड रिएक्शन की बात हो रही होगी तो वहां पर ग्रुप रिएजेंट होगा PD BSO4 या फिर PB BSO4। हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहां से हैलोजन हटेगा और यहां पर क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और आगे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट फिर से अगर मैं यहां पर वही चीज यूज कर रहा हूं कि भाई यहां पर असाइल हैलाइड्स है, ठीक है, यहां पर असाइल हैलाइड्स में ये कार्बन, यहां पर मिथाइल है तो एसिटाइल क्लोराइड हो गया ये। हाइड्रोजन PDBSO4 या फिर PBBSO4 के प्रेजेंस में, तो यहां से हैलोजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा और आगे क्या बन जाएगा, एसिटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, इस तरह से यहां पर। नेक्स्ट स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन में भी अपने पास एल्डिहाइड ही बनता है। इसका ग्रुप रिएक्शन अगर ग्रुप रिएजेंट अगर देखता हूं स्टीफन रिएक्शन का, तो ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, SnCl2HCl। ठीक, इस SnCl2HCl को हमने यूज करना है किसमें, हम यहां पर रिएक्टेंट के तौर पे लेते हैं नाइट्राइल कंपाउंड, नाइट्राइल कंपाउंड यानी अल्काइल नाइट्राइल बोल दी से, ठीक है, या फिर एल्केन नाइट्राइल यूज हम यहां पर करते हैं, यानी साइनाइड वाले कंपाउंड को हम यूज यहां पर करते हैं। तो जैसे हमने यहां पर साइनाइड वाले कंपाउंड को यूज करा, SnCl2HCl वहां पर डाला, तो इंटरमीडिएट बनता है इमीन प्रोडक्ट। तो इस इमीन प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर बन गया ये एसिटॉक्साइड, क्या, एसिटाइलडॉक्साइन हाइड्रोक्सोक्लोराइड। ठीक है, ये इस तरह से। लेकिन अगर फाइनल प्रोडक्ट इसकी बनाना चाहें, एसिडिक मीडियम यहां पर आगे रखते हैं, इस वाले को हटा दीजिए, यहां पर इसको हटा दीजिए, तो ये अपने पास बन गया इमीन प्रोडक्ट इंटरमीडिएट। यहां पर इस HCl का H पॉजिटिव अगर मैं यहां पर रखता हूं एसिडिक मीडियम में, तो आगे क्या बन जाएगा, एसिटाइलडाइड बन जाएगा, यानी कि सीधा एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं एटार्ड रिएक्शन पे। रोजनमुंड बोलो, स्टीफन बोलो, एटार्ड बोलो, ये तीनों किसके लिए होता है, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए। तो एटार्ड रिएक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर एटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, ग्रुप रिएजेंट क्रोमाइल क्लोराइड। ये क्रोमाइल क्लोराइड किसकी प्रेजेंस में, CH2 की प्रेजेंस में। ये क्रोमाइल क्लोराइड ग्रुप रिएजेंट होता है। टॉल्विन के साथ इस क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन करानी पड़ती है।
तो यहां पर इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम कहते हैं क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं जिसकी वजह से आगे डायरेक्ट क्या होता है, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाता है। जब दो बॉन्ड इस कार्बन के हटते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है जिसकी वजह से एल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट यहां पर बेंजील्डिहाइड बन जाता है। नेक्स्ट, गेटरमैन कोच रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेटरमैन कोच रिएक्शन। हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में अपने पास गेटरमैन रिएक्शन है जो हमने अभी देखा। यहां पर गेटरमैन कोच रिएक्शन हो जाता है, इसमें एल्डिहाइड बनता है। गेटरमैन कोच में क्या होता है, बेंजीन रिएक्टेंट होता है। यहां पर कोच का अगर ग्रुप रिएजेंट की बात करते हैं, गेटरमैन कोच की अगर ग्रुप रिएजेंट की बात करते हैं तो COHCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होता है, CO यहां से उठता है, H यहां से उठता है, तो COH और यहां पर सीधा बेंजीन पे क्या लग जाता है, COH, यानी कि सीधा बेंजील्डिहाइड बन जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गेटरमैन कोच। जबकि गेटरमैन रिएक्शन के हमने ग्रुप रिएजेंट क्या पढ़ा था, कॉपर पाउडर फॉर्म में और उसके साथ HCl HBr, जहां पर क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन रहा था। लेकिन गेटरमैन कोच आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं गेटरमैन रिएक्शन और गेटरमैन कोच रिएक्शन में। तो कोच में अपने पास CHO लगेगा, इस तरह से याद रख लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO और ये HCl का H, तो CHO यहां से उठा के सीधा कोच में एल्डिहाइड बन जाएगा। CHO कोच एल्डिहाइड, गेटरमैन कोच, ठीक है। नेक्स्ट, क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन देख रहे हैं। क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन में काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलता है। यहां पर क्लेमेंशन रिएक्शन की अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो क्लेमेंशन रिडक्शन होता है यहां पर हाइड्रोजन और इसका ग्रुप रिएजेंट ले तो ZnHg, जिंक अमलगम HCl के साथ। हाइड्रोजन क्या करता है, रिडक्शन इस रिएक्शन में होता है, तो यहां से जो कोई भी अपने पास देखो कार्बोनिल कंपाउंड हो, और कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो सकता है यहां पर, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जो एल्डिहाइड वाला हो और कीटोन वाला हो। जब हम उसमें क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं, यानी ZnHg HCl के साथ, ये क्लेमेंशन रिडक्शन का ग्रुप रिएजेंट है, तो वहां से क्या होता है, उस कार्बोनिल कंपाउंड से ऑक्सीजन हटता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटता है, तो इस कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो जाती है जिसकी वजह से वहां पर हाइड्रोजन आके उसे हाइड्रोकार्बन बदल देता है। यानी क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन वाले कार्बोनिल ग्रुप को ऑक्सीजन उससे हटाया जाता है और वहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करके उसे सीधा हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है। आई बात समझ में? तो ये इस तरह से अपने पास हाइड्रोकार्बन बदल गया। जैसे यहां पर ब्यूटेन एल्डिहाइड है या फिर ब्यूटेन अल है, इस ब्यूटेन अल में अगर मैं ZnHCl के प्रेजेंस में डालूं तो आगे क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। सेम वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन है, जैसे क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन में हो रहा है ना कि एल्डिहाइड और कीटोन वाले कार्बोनिल को सीधा हाइड्रोकार्बन में बदला जा रहा है, सेम वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन में भी वही चीज होता है। लेकिन यहां पर क्लेमेंशन रिडक्शन का ग्रुप रिएजेंट होता है ZnHg यानी जिंक अमलगम HCl के साथ, जबकि वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन का जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होता है NH2NH2 जिसको हम बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। ठीक, इंटरमीडिएट बनता है हाइड्राजोन और उसमें अगर KOH बेसिक मीडियम में डालते हैं तो सीधा क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, हाइड्रोकार्बन एज अ प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर क्या है, एसीटोन है या फिर प्रोपेनोन है, यहां पर हमने हाइड्राजीन यूज करा तो यह हाइड्रोक्सिलमाइन बना, हाइड्रोजोन बना, हाइड्रोजोन यहां पर इंटरमीडिएट बना, उसको KOH के साथ ट्रीट करोगे तो आगे क्या बन गया, सीधा प्रोपेन बन गया। ठीक, नेक्स्ट अपने पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पूछी जाती है, बहुत बार रिपीट हो रखी है, इसलिए मैं इसको स्टार रिएक्शन कर लेता हूं। वैसे सारी रिएक्शन स्टार रिएक्शन है क्योंकि अंतिम क्षण चल रहा हमारा है ना। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमें ऐसे एल्डिहाइड यूज करने पड़ते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। जैसे मैंने यहां पर इथेनॉल और इथेनॉल, यहां पर दो सेम सेम एल्डिहाइड यूज करें, तो ऐसे एल्डिहाइड में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो वो वाला यूज यहां पर करना पड़ता है। तो देखो यहां पर इथेनॉल में ये अल्फा कार्बन है, यहां पर इथेनॉल में ये भी अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन पे जो होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो इसमें क्या होता है, दोनों एल्डिहाइड में से किसी एक एल्डिहाइड का कार्बोनिल का ऑक्सीजन यूज किया जाता है और दूसरे एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन से दोनों हाइड्रोजन हटाए जाते हैं। ठीक,
जैसे इस वाले अल्फा कार्बन से दोनों हाइड्रोजन हटे और इससे कार्बोनिल से ऑक्सीजन हटा, तो माइनस क्या हो जाएगा, H2O माइनस हो जाएगा। और इस कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन के जो दो बॉन्ड वैलेंसी खाली रह रखे ना, वो जुड़ जाएगा, यानी कि ये कार्बन के साथ आपस में ये जुड़ जाएंगे और इस तरह से क्या बन जाएगा, ये एल्कीन बन जाएगा, डबल बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा, यानी एल्कीन वाला एल्डिहाइड ये बना देंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है जब दो एल्डिहाइड जुड़ते हैं। एक एल्डिहाइड का कार्बोनिल का पूरा ऑक्सीजन जाता है, दूसरे एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन चले जाते हैं, तो अल्फा कार्बन और कार्बोनिल वाले एल्डिहाइड के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक, जैसे यहां पर भी अपने पास समझा रखा है कि ये अपने पास कीटोन के लिए भी ये यूज हो सकता है। ये कार्बोनिल अगर इसका यूज कर रहे हैं तो अल्फा हाइड्रोजन इसका यूज करो, यहां से ऑक्सीजन चले जाएगा और यहां से हाइड्रोजन चले जाएगा, तो यहां पर इस तरह से क्या बन जाएगा, कीटोन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर एल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट बन रहा तो उसको कहते हैं एसिटल प्रोडक्ट, कीटोन वाला प्रोडक्ट बन रहा तो उसको कहते हैं कीटल प्रोडक्ट, और आईपीएससी हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एल्डोल कंडेंसेशन का ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH, चाहे NaOH बोलते हैं चाहे KOH बोल दो, चाहे BaOH का होल ट्वाइस बोल सकते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है ये, और वो भी किस कंडीशन में, डाइल्यूट केस में। क्रॉस एल्डोल में भी वही चीज है, अपने पास ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट NaOH बोल दो चाहे KOH बोल दो, लेकिन क्रॉस एल्डोल की एक बात ये होती है कि जैसे हमने सिंपल एल्डोल में क्या हुआ, दोनों एल्डिहाइड सेम ले लिए, क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, दो एल्डिहाइड क्या होते हैं, अलग अलग। ठीक है, तो वो क्रॉस एल्डोल में देखने को मिलता है कि अगर दो एल्डिहाइड तुमने अलग अलग लिए तो एक एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन यूज करो, दूसरे एल्डिहाइड का कार्बोनिल का ऑक्सीजन हटा दो, तो कार्बोनिल वाले कार्बन और अल्फा दूसरे एल्डिहाइड का अल्फा वाला कार्बन आपस में जुड़ के इस तरह से यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहां से आएगा। जैसे अगर मैं यहां पर बना रहा हूं, ये तो ये इसका बाय प्रोडक्ट कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर ये इंटरमीडिएट बन रहा है, ये इंटरमीडिएट बन रहा है, इसको तुम हटा दीजिए अपने दिमाग से, इस वाले को, ये इंटरमीडिएट बन रहा है। अब अगर मैं यहां से इसे हीट कर रहा हूं तो यहां से माइनस H2O होगा, किस तरह से, यहां से OH और इससे जाएगा H, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या रहेगा, CH और आगे C डबल बॉन्ड OH, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इसको काफी इंपॉर्टेंट याद रख लेना। ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये तो उसमें है ना सिंपल एल्डोल वाला प्रोडक्ट का है, तो सिंपल यहां पर है नहीं, हमने क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना है। तो क्रॉस एल्डोल में क्या होगा कि ये वाला एल्डिहाइड और ये वाला एल्डिहाइड यहां पर इंटरमीडिएट बनाएगा, सीधा क्या होगा, हीट करने पर माइनस H2O। देखिए किस तरह से, अगर मैं ये वाला एल्डिहाइड की बात करता हूं ना, अच्छा यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है कि यहां पर हाइड्रोजन तुमने लिखना है, यहां पर ऑक्सीजन लिखा है ना, तो ये हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा, ये CH2 और ये ऑक्सीजन, कार्बोनिल का ये ऑक्सीजन गया, ठीक, और इससे दूसरे वाले एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन, दोनों अल्फा हाइड्रोजन गए, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। किस तरह से, ये क्या हो जाएगा, CH2, ये क्या बच गया ना, CH2 बच गया, ये देखो ये CH2, यहां से ऑक्सीजन गया तो डबल बॉन्ड फ्री, ये डबल बॉन्ड इस वाले के साथ जुड़ेगा क्योंकि यहां से दोनों हाइड्रोजन चले गए, तो इस वाले से साथ जुड़ा, तो इसमें क्या है, CH, तो CH और आगे C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं क्रॉस एल्डोल के, कि ये अपने पास बेंजील्डिहाइड है और ये अपने पास इथेनॉल है, तो इथेनॉल से क्या उठाओ, अल्फा कार्बन के दोनों हाइड्रोजन हटाओ और बेंजील्डिहाइड से कार्बोनिल ग्रुप हटाओ, तो इस कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ ये वाला कार्बन जुड़ेगा सीधा फाइनल। देखो इस कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा, CH और आगे CH और CHO, इस तरह से। ठीक है, और क्या है, डाइल्यूट NaOH या KOH, कुछ भी बोल सकते हो। तो ऐसे हम यहां पर, ऐसे तुम इसका प्रोडक्ट भी बना सकते हो, ये बेंजील्डिहाइड है और यहां पर ये एसिटोफेनॉल, तो क्या होगा, क्या करोगे, अगर यहां से तुम क्या करोगे, इसका क्या हटाओगे, बेंजील्डिहाइड का यहां पर क्या हटाओगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनिल का, और इससे अल्फा हाइड्रोजन दो, तो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा माइनस H2O करके। ठीक है, तो इस तरह से। नेक्स्ट अपने पास ये क्रॉस एल्डोल भी हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन भी हो गया। नेक्स्ट अपने पास कैनिजारो रिएक्शन है। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में हमने क्या बोला, एल्डोल कंडेंसेशन में हमने बोला कि
ऐसे एल्डिहाइड यूज होना चाहिए। दो एल्डिहाइड अगर हम ले रहे हैं या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन अगर हम ले रहे हैं तो उसमें से दोनों रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट ऐसा होना चाहिए जिसपे अल्फा हाइड्रोजन हो। लेकिन कैनिजारो में हमारे पास केवल एल्डिहाइड के लिए रिएक्शन होती है और ऐसा एल्डिहाइड यहां पर रिएक्टेंट होना चाहिए जिस एल्डिहाइड पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो। यह काफी इंपॉर्टेंट बात है कि कैनिजारो रिएक्शन किस पे होती है, ऐसे एल्डिहाइड पे जिस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, यानी कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, उस वाले एल्डिहाइड पे ये रिएक्शन होगी। और एल्डोल कंडेंसेशन का जो ग्रुप रिएजेंट है वो डाइल्यूट KOH या NaOH है। डाइल्यूट बोलो चाहे एक्वस बोलो। लेकिन अगर कैनिजारो की बात करते हैं तो कैनिजारो में कंसेंट्रेटेड आ जाता है, KOH या फिर NaOH बोलो। यानी एल्डोल कंडेंसेशन में तो डाइल्यूट है, कैनिजारो में कंसेंट्रेटेड आ जाता है। एल्डोल कंडेंसेशन में कौन सा एल्डिहाइड, यानी दोनों दो रिएक्टेंट होते हैं वहां पर, या तो दोनों एल्डिहाइड होंगे या दोनों में से एक एल्डिहाइड और एक कीटोन होगा। अरे बात समझ में। और वहां पर जो रिएक्टेंट होगा उसमें एक अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन कैनिजारो में एल्डिहाइड होगा और एल्डिहाइड क्या होगा, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो वहां पर अपने पास दो ही ऐसे एल्डिहाइड हो जाते हैं जिसमें एक तो फॉर्मल्डिहाइड है मिथेनल और दूसरा है बेंजोइल्डिहाइड। इसका ग्रुप रिएजेंट, कैनिजारो रिएक्शन का ग्रुप रिएजेंट कंसंट्रेटेड NaOH और KOH। अगर मैं इसके साथ, इस फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंसंट्रेटेड KOH डालता हूं तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है, इस एल्डिहाइड का जो प्रोडक्ट बनता है, एक बार बनता है रिडक्शन प्रोडक्ट और दूसरा बनता है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। इसके कैनिजारो रिएक्शन के जो एल्डिहाइड यहां पर रिएक्टेंट होता है, इसके दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक बार तो रिडक्शन प्रोडक्ट बनता है, एक बार ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनता है। अगर मैं इस मीथेन अल्का यानी फॉर्मल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करता हूं, एक कार्बन वाले एल्डिहाइड का रिडक्शन करता हूं तो एक कार्बन वाला अल्कोहल बनता है, यानी कि मीथेन ऑल बनेगा या मिथाइल अल्कोहल बनेगा। और अगर इस मीथेन अल्का एक एल्डिहाइड के कार्बन का, एक कार्बन वाले एल्डिहाइड का अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो सीधा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मीथेनोइक एसिड। जैसे यहां पर पोटेशियम आ रखा ना, अगर H पॉजिटिव डालोगे तो K पॉजिटिव हट जाएगा और सीधा फाइनली अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसका मतलब इस एल्डिहाइड का मीथेनॉल का एक बार रिडक्शन वाला मिथेनॉल और इस मिथेनॉल का एक बार ऑक्सीडेशन वाला मिथेनोइक एसिड। सेम टू सेम ये बेंजोइल्डिहाइड अपने पास, बेंजोइल्डिहाइड में अगर मैंने कंसंट्रेटेड NaOH किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, ऐसे एल्डिहाइड के साथ जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब कैनिजारो। तो क्या होगा, एक बार इसका रिडक्शन होगा, इस कार्बन का रिडक्शन, इस कार्बन का रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। CHO से क्या बनेगा, CH2OH, जिसको हम बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। और अगर इस CHO का क्या होगा ऑक्सीडेशन तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो ये वाला इसका हो गया रिडक्शन प्रोडक्ट और ये वाला इसका हो गया ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड बना तो बन गया सोडियम। देखो ये सोडियम बेंजोएट बना, लेकिन अगर मैं इस सोडियम को हटा दूंगा तो फाइनली क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। अगर मैं इसको क्या रख रहा हूं, एसिडिक मीडियम में रख रहा हूं ना, तो इस वाले का क्या बनेगा, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, सोडियम हटके इसमें क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा, बेंजोइक एसिड फाइनली। ठीक है, तो तुम डायरेक्ट बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हो, अगर सोडियम में पोटेशियम कुछ लगाना तो वो रख सकते हो, पर उसके अकॉर्डिंग तुम क्या, यहाँ पर NaOH है तभी Na आएगा, जैसे यहाँ पर KOH था तो यहाँ पर K आया। याद रखना कि क्या चीज है वो, ठीक, वरना डायरेक्ट तुम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। अरे बात समझ में, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहां पर बात करी, देखो ये वाला एल्डिहाइड भी ऐसा है जिसपे अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल यहां पर आया। तो अगर मैं इसके साथ NaOH डालूं तो क्या होगा, एक बार इस एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा और इस रिडक्शन का बनेगा अल्कोहल, ये रिडक्शन प्रोडक्ट है। और एक बार इस एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और इसका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से यहां पर अपने पास कैनिजारो रिएक्शन होती है। बात समझ में आ रही। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हेल्वल-हार्ट-जेनेस्की की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं, HVZ रिएक्शन, हेल्वल-हार्ट-जेनेस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और इसमें हमें एडिशन करना पड़ता है हेलोजन का, किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस। तो हेल्वल-हार्ट-जेनेस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन का ग्रुप रिएजेंट होता है हेलोजन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, और सेकंड वाला वाटर यहां पर H2O। तो क्या होता है, जो ये हेलोजन है ये अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटाता है, उस पे जुड़ता है। जैसे ये तो फंक्शन ग्रुप है अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है। तो क्या होगा, हेलोजन सीधा अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो देखो यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और वहां पर क्या आ जाएगा, एक
हैलोजन आ जाएगा, ये अल्फा कार्बन वाला है। आई बात समझ में? तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट बन गया, यानी कि अल्फा हेलो, यानी कि अल्फा मतलब अल्फा कार्बन पे हैलोजन आया, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फॉर्मेशन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा कार्बन है, अगर मैंने यहां पर Cl2 करा हैलोजन यानी Cl2 या Br2 या I2 किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये हैलोजन ये क्लोरीन कहां जुड़ेगा, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाएगा, क्या बनेगा 2 क्लोरो प्रोपेन ओइक एसिड। तो इस तरह से अपने पास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर अपने पास रहता है क्योंकि ढेर सारी नेम रिएक्शन और ढेर सारे कंसेप्ट इसी चैप्टर में होते हैं। सबसे लंबा चैप्टर ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर होता है। तो इस तरह से हमने इसका इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट कर दिया एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब हम आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, अमाइंस वाला जो चैप्टर अपने पास है उसकी तरफ। इसमें देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं अमाइंस की तरफ। अमाइंस अपने पास अगर देखें, गैब्रियल थैलामाइड सबसे पहले रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन में क्या है, हमने थैलामाइड लेना है, यहां पर अल्कोहलिक KOH यूज करना है, तो अपने पास क्या होता है, यहां से H और यहां से OH माइनस H2 हो जाता है, और ये K यहां पर N के ऊपर जुड़ जाता है, ये बन गया इंटरमीडिएट। फिर वहां पर हमने अल्काइल हैलाइड यूज करना है, अल्काइल हैलाइड में ये K और हेलोजन चल जाता है माइनस KX, और ये अल्काइल ग्रुप इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक, उसके बाद यहां पर हम फाइनली हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो क्या होता है, यहां से ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो RN, ये R के जो दो N के जो दो बॉन्ड बचे हुए वहां पर दोनों हाइड्रोजन आ जाएगा इसमें, तो ये बन गया यहां पर प्राइमरी अमाइंस, और आगे ये थैलिक एसिड, इथैलिक एसिड इस तरह से बन गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये रखना है कि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से हमेशा प्राइमरी अमाइन का प्रिपरेशन होता है, इस बात को याद रख लेना, ओनली प्राइमरी अमाइंस। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इंटरमीडिएट बनता है थैलामाइड सिंथेसिस में, जो इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट के दो, जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो नाइट्रोजन के दो बॉन्ड टूटते हैं, और नाइट्रोजन के दोनों बॉन्ड सेटिस्फाइड होते हैं हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है, और हाइड्रोजन के द्वारा अगर वो दोनों बॉन्ड सेटिस्फाइड हो रहे हैं नाइट्रोजन के, तो वहां पर जो बनेगा वो प्राइमरी अमाइंस ही होगा। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं यहां पर इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूं, पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि भाई प्राइमरी अमाइंस बनता है, इसका कारण मैंने बता दिया कि इंटरमीडिएट जब यहां पर हाइड्रोलिसिस के दौरान इंटरमीडिएट टूटता है तो नाइट्रोजन के दोनों बॉन्ड सेटिस्फाइड होते हैं हाइड्रोजन के द्वारा, जिसकी वजह से प्राइमरी अमाइंस बनता है। ये रीजन हो जाएगा प्राइमरी अमाइंस बनने का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर पूछा जाता है कि जो ये अमाइंस बन रहे हैं ये केवल एलिफेटिक अमाइंस होगा, ना कि एरोमेटिक अमाइंस, केवल एलिफेटिक अमाइंस ओनली। प्राइमरी अमाइन जो बनेगा वो एलिफेटिक अमाइंस होगा, यानी अल्काइल अमाइंस होगा। कौन सा अमाइंस? अल्काइल अमाइंस। कभी यहां पर अराइल अमाइंस नहीं होगा, एरोमेटिक अमाइंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पर हम केवल अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, क्योंकि अल्काइल हैलाइड आसानी से NSR रिएक्शन शो कर देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देता है। कौन? अल्काइल हैलाइड। अगर मैं यहां पर एरोमेटिक कार्बन रखूंगा ना, एरोमेटिक हैलाइड यूज करूंगा, तो वो आसानी से NSR रिएक्शन नहीं देता, इजीली NSR रिएक्शन एरोमेटिक नहीं देता है। इसलिए गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन से हमारे पास एलिफेटिक अमाइंस यानी अल्काइल अमाइंस ही बनता है, क्योंकि अराइल अमाइंस यहां पर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अराइल हैलाइड अगर यूज करेंगे या फिर हेलो एरियंस अगर यूज करेंगे तो NSR रिएक्शन नहीं देता। ठीक, ये अल्काइल हैलाइड NSR रिएक्शन दे देता है, इस वजह से यहां पर एलिफेटिक और अल्काइल अमाइंस बनता है, जबकि एरोमेटिक अमाइंस नहीं देता, नहीं बनता इसके दौरान, क्योंकि यहां पर अगर एरोमेटिक हैलाइड यूज करोगे तो वो NSR रिएक्शन नहीं देता, इस वजह से। ठीक, नॉट गिव्स NSR रिएक्शन कौन? एरोमेटिक हैलाइड्स। दैट्स व्हाई during Gabriel thalamaid synthesis reaction only aliphatic amines are formed. नेक्स्ट अगर बात करें हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोमाइड। इसमें क्या होता है, अमाइड अपने पास लिया जाता है, ग्रुप रिएजेंट होता है Br2 NaOH या KOH, तो इसके बीच का पूरा CO हट जाता है और अमाइड से अपने पास अमाइंस बन जाता है। यहां पर भी अपने पास प्राइमरी अमाइंस ही बनेगा। क्यों? क्योंकि बीच का अगर CO हटेगा तो RNH2 बन जाएगा प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, उसके बाद बाय प्रोडक्ट के तौर पे Na2CO3 NaBr और H2O निकल जाता है, लेकिन ये प्राइमरी अमाइंस बनाते हैं। ये मेन प्रोडक्ट यहां पर अपने पास है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में। सेम टू सेम जैसे बेंजीनोमाइड है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड का रिएजेंट यूज कर लिया Br2, जैसे चाहे NaOH डालो चाहे KOH डालो। ठीक,
तो यहां से पूरा CO उड़ जाएगा, तो अपने पास ये अमाइंस बन जाएगा बेंजीन अमाइन, जिसको हम एनिलीन बोल सकते हैं। ये बाय प्रोडक्ट यहाँ पर K2, जैसे यहाँ पर NaOH डाल रखा तो Na2CO3 बना, अगर QH डाला होगा तो K2CO3 बनेगा, KBr बनेगा, H2O बनेगा। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट यहां से होती है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है कार्बोलामीन रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बोलामीन रिएक्शन आइसोसाइनाइड टेस्ट के तौर पे भी हम पढ़ते हैं। यहां पर ये जो कार्बोलामीन रिएक्शन आइसोसाइनाइड टेस्ट है ओनली फॉर प्राइमरी अमाइंस, केवल प्राइमरी अमाइंस के लिए ये आइसोसाइनाइड टेस्ट के तौर पे भी हम करते हैं, ठीक। और अगर मैं यहां पर ये प्राइमरी अमाइंस में ये कार्बोलामीन रिएक्शन करता हूं, जिसका दूसरा नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट है, इसका ग्रुप रिएजेंट होता है क्लोरोफॉर्म KOH, अल्कोहलिक QH के साथ क्लोरोफॉर्म। जैसे मैंने यहां पर ये ग्रुप रिएजेंट डाला तो ये प्राइमरी अमाइन से दोनों हाइड्रोजन हटते हैं और वहां पर कार्बन आ जाता है, इस क्लोरोफॉर्म का वो कार्बन वहां पर आ जाता है, आगे प्रोडक्ट बनता है अल्काइल आइसोसाइनाइड, यानी कि आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बन जाता है अपने पास, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट हमने यहां पर याद रखना है, केवल प्राइमरी अमाइंस। तो प्राइमरी अमाइंस में चाहे एलिफेटिक अमाइंस हो चाहे एरोमेटिक अमाइंस हो, ठीक है। यहां पर फिर से क्लोरोफॉर्म KOH के साथ अगर हमने डाला तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन हटेंगे, इस नाइट्रोजन के साथ क्या आ जाएगा, ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा और फिनाइल आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट यहां पर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने पास होता है कार्बोलामीन रिएक्शन के दौरान। यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चीज याद रखना है, बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइंस। बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइंस की अगर बात करें, देखो यहां पर अगर मैं बात करूं KB को बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, KB को क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक। और Ka को बोलते हैं क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर मैं यहां पर बात करता हूं Ka को अगर मैं यहां पर P लगा दूं, pKa बना दूं, तो pKa का मतलब होता है माइनस लॉग K, तो pKa का मतलब क्या हो जाएगा, अगर Ka का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ है तो pKa का मतलब समझ देना बेसिक स्ट्रेंथ। अगर Ka के आगे P लग गया तो pKa बन जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। ऐसे अगर Kb का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ है तो अगर इसके आगे P लगा दो तो क्या बन जाएगा, pKb, और pKb का मतलब हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। और अमाइंस अपने पास क्या होता है, बेसिक नेचर के, क्यों, क्योंकि उस पे नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है वो लोन पेयर डोनर होता है, इस वजह से अमाइंस क्या होता है, लुईस बेस की तरह बिहेव सो करते हैं। इसको इंपॉर्टेंट याद रखना है। लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb, अगर Kb की वैल्यू ज्यादा होगी तो pKb की वैल्यू कम होगी, जिसकी वजह से हम बोलेंगे Kb की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा बेसिक नेचर का है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं किसकी, कार्बोलामीन रिएक्शन है ये, इसके ये कार्बोलामीन रिएक्शन ओनली किसके लिए होता है, प्राइमरी अमाइंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। लेकिन हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है, यहां पर हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्शन जो होती है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है अपने पास, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। उसके साथ अगर मैं क्या करता हूं, प्राइमरी अमाइंस डालता हूं तो क्या होता है, प्राइमरी अमाइंस का जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कली सॉल्युबल प्रोडक्ट होगा। सेकेंडरी अमाइन को अगर डालेंगे इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ तो जो प्रोडक्ट उसके साथ बनेगा सेकेंडरी अमाइन को डाल के तो वो अल्कली इनसॉल्युबल होगा, और टर्सरी अमाइंस के साथ ये कोई प्रोडक्ट देता ही नहीं। इसका मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए, आई बात समझ में। और इसको मैंने डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी बताया है, जो अपने पास सीरीज पढ़ाई है ना, गुटका सीरीज, उसमें मैंने यहां पर डिस्टिंग्विश टेस्ट जो सीजन था उसमें भी बता रखा है, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट के बीच में, कि जो ये जो अपने पास है ये ग्रुप रिएजेंट है किसका, हिंसबर्ग रिएजेंट का। नाम क्या ग्रुप रिएजेंट का, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। प्राइमरी अमाइन के साथ डालोगे यहां से हेलोजन हटेगा और प्राइमरी अमाइन से हाइड्रोजन हटेगा, तो HCl माइनस होगा, वो नाइट्रोजन इस सल्फर के साथ जुड़ेगा, तो प्राइमरी अमाइन का जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, अल्कली सॉल्युबल। सेकेंडरी अमाइन का जो प्रोडक्ट बनेगा अल्कली इनसॉल्युबल, और टर्सरी अमाइंस के साथ ये रिएक्शन नहीं शो करता। तो इस वजह से हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट किसके लिए होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ अगर अमाइंस की मैं देखता हूं तो हमारे पास वैसे तो बेसिक स्ट्रेंथ गैस और एक्वस फेज में है, तो गैस फेज में होता है सबसे ज्यादा बेसिक टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन में गैस बोला जाए, अगर गैस मीडियम बोला जाए तो गैस मीडियम में जो बेसिसिटी का ऑर्डर चलना है तो टर्सरी सबसे ज्यादा बेसिक, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। क्योंकि इसमें ये ऐसा ऑर्डर क्यों चल रहा है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर हमें देखने को मिलता है। जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके,
बेसिक स्ट्रेंथ के। तो जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। लेकिन ये गैस फेज में है। अगर मैं बात करता हूं अमाइंस की बेसिसिटी का ऑर्डर एक्वस मीडियम या लिक्विड स्टेट में, एक्वस मीडियम के साथ हमारे पास ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर हमें गैस लिख के दे रखा क्वेश्चन में तो हमने इसको फॉलो कर रहे हैं, अगर गैस लिख के नहीं दे रखा है तो हमने इसको फॉलो करना है यहां पर। तो वहां बेसिक स्ट्रेंथ अपने पास क्या हो जाएगी, सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक, देन प्राइमरी और देन टर्सरी। वो किसके लिए, जहां पर अमाइंस में जो अल्काइल ग्रुप होगा वो मिथाइल यानी कि CH3 हो। ठीक, CH3 में अगर मैं देखता हूं, देखो CH3 में क्या होगा, सेकेंडरी सबसे ज्यादा, देन प्राइमरी, देन टर्सरी। तो देखो यहां पर मिथाइल के तौर पे तो मैंने बोला सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी ये ऑर्डर चलेगा बेसिसिटी का। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अल्काइल ग्रुप की जगह क्या हो, इथाइल, और इथाइल को क्या बोलते हैं, C2H5। तो वहां पर ऑर्डर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है या फिर बेसिसिटी का ऑर्डर है सेकेंडरी रहेगा, लेकिन सेकेंडरी के बाद टर्सरी सबसे ज्यादा बेसिक और प्राइमरी सबसे कम बेसिक। ठीक है, अच्छा भाई हमें इतना तो पता था गैसेस मीडियम में ये है, लेकिन एक्वस मीडियम में ऐसा उलट फुलट क्यों हो गया ऑर्डर, क्योंकि एक्वस मीडियम में दो चीजें और जुड़ जाती हैं, कौन कौन सा, ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, और दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप। वो किसको देखो भाई गैसेस फेस में तो प्लस आई इफेक्ट डोमिनेंट है, लेकिन एक्वस मीडियम में दो और इफेक्ट लगते हैं जो डोमिनेंट हो जाते हैं, किससे ज्यादा, आई इफेक्ट से भी ज्यादा डोमिनेट हो जाते हैं। कौन कौन से, सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस। इस वजह से हमें ये ऑर्डर यहां पर देखने को मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, यहां पर याद रखना है ट्रिक, 213 और 231। 213 किसके साथ लगेगा, मिथाइल के साथ, 231 किसके साथ लगेगा, इथाइल के साथ। अब इसको याद रखना है कैसे, 213 में 2 और 1 3, शुरुआत के दो अक्षर जोड़ो, 2 और 1 3, तो मिथाइल में H कितना है, 3 CH3, इथाइल में H कितना है, 5, तो इसमें शुरुआत के दो जोड़ो, दो अक्षर, 2 और 3 5, तो 2 और 3 5 हो गया, तो ये इथाइल के साथ ये वाला लगेगा 231। ठीक है, तो ये एक्वस मीडियम में रखना है। कारण अगर पूछे, रीजन पूछे तो ड्यू टू सॉल्वेशन और स्टेरिक। ठीक है, तो ये काफी यहां पर इंपॉर्टेंट, तो इतना अपने पास अमाइंस के बारे में भी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में देख लेते हैं। देखो बायोमोलिक्यूल्स की अगर बात करें तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट आता है। उसका क्लासिफिकेशन, मोनोसेक्राइड सिंगल यूनिट, ओलिगोसेक्राइड 2 से 10 यूनिट में टूटना हाइड्रोलिसिस करने पर, पॉलीसेक्राइड 10 से ज्यादा यूनिट में टूटना। मोनोसेक्राइड का एग्जांपल मैंने क्या बताया, ग्लूकोज बताया, सुक्रोज बताया, सुक्रोज तो डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और राइबोज है और ग्लैक्टोज वगैरह। ठीक है ना, तो ये अपने पास मोनोसेक्राइड हो जाएंगे। ओलिगोसेक्राइड में क्या है, ओलिगोसेक्राइड में अपने पास केवल डाइसेक्राइड है, जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। ऐसे पॉलीसेक्राइड में स्टार्च ले लो, सेलुलोज ले लो, ग्लाइकोजन ले लो, गम रेजिन्स वगैरह ले लीजिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर होती हैं। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ग्लूकोज को टूट के ऑक्सीजन बनेगा। देखो ग्लूकोज को टूट के, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ग्लूकोज को टूट के क्या बनेगा, CO2। ठीक है, यह है CO2 H2O और ये एनर्जी निकलेगा यहां पर। जैसे हमारे पास रेस्पिरेशन होता है ना, बॉडी में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, CO2 और H2O और ATP एनर्जी के तौर पे मिलता है। तो अगर हम इसको सेल में तोड़ रहे हैं तो ATP के तौर पे मिलेगा, लेकिन यहां पर बाहर एनर्जी के तौर पे इतने किलो जूल एनर्जी यहां पर बनती है। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में क्या है, सुक्रोज को अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज होगा, दूसरी यूनिट फ्रक्टोज होगी। ठीक, अच्छा अगर मैं बात करता हूं यहां पर स्टार्च अगर मैं यहां पर हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो सारे ग्लूकोज होंगे, बहुत सारे ग्लूकोज होंगे। और कौन से ग्लूकोज होंगे, अल्फा ग्लूकोज। याद रखना, स्टार्च किससे बना है, अल्फा ग्लूकोज से, और सेलुलोज किससे बना है, बीटा ग्लूकोज से। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ बीटा ग्लूकोज सेलुलोज और लॉन्ग फॉर्म ऑफ अल्फा ग्लूकोज तो स्टार्च। यहां पर इंपॉर्टेंट याद रखना है। अच्छा, सुक्रोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो टूट रहे हैं, ग्लूकोज कौन सा वाला रहेगा, अल्फा, और फ्रक्टोज बीटा। याद रखना है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में अगर देखें तो ये इसका अपने पास स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पहले कार्बन में CHO आइडियाइड वाला, बाकी सारे OH राइट साइड आएंगे, केवल तीसरे कार्बन का OH क्या आएगा, लेफ्ट साइड। तो ये बन गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अच्छा, ग्लूकोज में D यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये ग्लिसरेल्डिहाइड की डी फॉर्म है, और ग्लिसरेल्डिहाइड की डी फॉर्म क्या होती है, ग्लिसरेल्डिहाइड अगर हम देखते हैं तो सेकंड लास्ट कार्बन का OH अगर राइट साइड हो
तो उसको कहते हैं डी फॉर्म। तो अगर ग्लिसरेडियर में मैं देखता हूं सेकंड लास्ट कार्बन का OH क्या है, राइट साइड, इस वजह से ग्लिसरेडियर की डी फॉर्म है। तो अगर मैं बोलता हूं ग्लूकोज में भी सेकंड लास्ट कार्बन का OH राइट साइड है, इस वजह से ये क्या है, ग्लिसरेडियर की डी फॉर्म। तो डी मतलब ग्लूकोज रिसेंबल विद ग्लिसरेडियर डी फॉर्म, सेकंड लास्ट कार्बन का OH राइट साइड। अच्छा, प्लस का मतलब यहां पर क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन, कि ग्लूकोज क्या करता है, राइट हैंड फैशन में रोटेट होता है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन शो करता है। ठीक है, तो डी प्लस ग्लूकोज इसको हम बोल सकते हैं। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट अगर मैं फ्रक्टोज के बारे में बात करता हूं, यहां पर नेक्स्ट मोनोसैकेराइड है। देखो ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज की किसके साथ रिजेबल करती है, ग्लूकोज की बात करें पायरन रिंग के साथ, इस वजह से ग्लूकोज को ग्लूकोपायरनोज भी कहते हैं। ऐसे फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज का जो साइक्लिक रिंग है वो किसके साथ रिजेबल करता है, फ्यूरेन के साथ, इसकी वजह से इसको फ्यूरेनोज भी कहते हैं। अगर मैं फ्रक्टोज की बात कर रहा हूं तो फ्रक्टोज को हम क्या कहेंगे, फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन कार्बन होता है, दूसरा वाला कार्बन कीटोन वाला होता है। ठीक, अब यहां पर क्या होता है, फ्रक्टोज लेफ्ट रोटेशन रोटेट करता है, इस वजह से फ्रक्टोज के लिए क्या लगता है, माइनस। ठीक, डी मतलब ग्लिसरेडियर की डी फॉर्म है, इसमें भी सेकंड लास्ट कार्बन का OH क्या होता है, राइट साइड। ठीक, और अल्फा मतलब कि फर्स्ट, यानी कि यहां फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन का OH अगर राइट साइड है तो अल्फा फॉर्म, और सेकंड कार्बन का OH अगर लेफ्ट साइड है तो बीटा फॉर्म। ऐसे ग्लूकोज में भी साइक्लाइजेशन के दौरान फर्स्ट कार्बन का OH, जैसे यहां पर सेकंड कार्बन का OH राइट साइड है ना, तब इसको अल्फा बोल रहे हैं। लेकिन ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन का OH अगर क्या होगा, राइट साइड, तो उसको अल्फा, और फर्स्ट कार्बन का OH ग्लूकोज में अगर लेफ्ट साइड होगा तो उसे हाँ बीटा बोलेंगे। जैसे यहां पर सेकंड का है तो ग्लूकोज में फर्स्ट का होता है। ऐसे अगर सुक्रोज का स्ट्रक्चर में यहां पर देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज क्या है भाई, सेलुलोज बीटा ग्लूकोज से बना हुआ है, तो बीटा ग्लूकोज आपस में जुड़ के क्या बना देगा, ये देखो बीटा लिंक है ना, बीटा लिंक मतलब बीटा ग्लूकोज आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं। हाँ, अब एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना है, बीटा ग्लूकोज आपस में जुड़ के सेलुलोज बना रहे हैं, और जब भी दो मोनोसैकेराइड या फिर जब भी मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ के डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, तो मोनोसैकेराइड किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस बात को याद रख लेना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, उसके बाद हम प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर याद रखना। प्रोटीन अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर प्रोटीन, तो प्रोटीन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि भाई प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से। डिफरेंट अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं किसके थ्रू, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। ठीक, और पेप्टाइड बॉन्ड जब आपस में बनता है तो क्या होता है, CONH को ही हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। इस तरह से यहां पर भी अमीनो एसिड और इधर साइड भी अमीनो एसिड, तो यह है पेप्टाइड लिंकेज। तो ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज बनते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। फिर यहां पर आता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड अपने पास जो आता है कि डिफरेंट अमीनो एसिड आपस में जुड़ के क्या बन रहा है, प्रोटीन। तो अमीनो एसिड यहां पर दो प्रकार के आते हैं, इजेंशियल अमीनो एसिड एंड, हाँ इसको पढ़ लेना, एजेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एजेंशियल अमीनो एसिड, काफी इंपॉर्टेंट यहां से होगा। एजेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो हमें डाइट में लेने पड़ते हैं, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे, उसको हम कहते हैं एजेंशियल अमीनो एसिड। जैसे ट्राई दिस वीआईपी मॉल, मैंने ट्रिक बताया था ना जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ाया था, ट्राई दिस वीआईपी मॉल में हमने एजेंशियल अमीनो एसिड की ट्रिक पढ़ी थी। नॉन एजेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, वो हमें बाहर से डाइट में लेने पड़ते हैं, जिसका ट्रिक मैंने क्या बताया था, कटप्पास 3G, यानी 3G, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन और ग्लूटामेट, है ना। तो ग्लूटामिक एसिड, है ना, ग्लाइसिन और ग्लूटामेट, यहां पर तीनों नॉन एजेंशियल अमीनो एसिड आ जाएंगे 3G। तो इसका ट्रिक नॉन एजेंशियल अमीनो एसिड की ट्रिक में बताई थी, कटप्पास 3G, 10 इसमें है नॉन एजेंशियल में और 10 एजेंशियल अमीनो एसिड है। टोटल अमीनो एसिड क्या है 20, जिसमें से 10 तो 10 एजेंशियल है और 10 नॉन एजेंशियल। एजेंशियल की ट्रिक मैंने बताया था, ट्राई दिस वीआईपी मॉल, देख लेना वो, है ना, उस वीडियो को देख लेना अच्छे से फिर। और नॉन एजेंशियल अमीनो एसिड में कटप्पास 3G, बायोमोलिक्यूल्स में बता रखा है इसमें। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर प्रोटीन का, और प्रोटीन का स्ट्रक्चर यहां पर आता है प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन और क्वाटरनरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन क्या होता है, जब लीनियर अरेंजमेंट होता है किसका, अमीनो एसिड आपस में लीनियर अरेंजमेंट होता है, सिंपल, ठीक है, तो उसको जो बनता है अमीनो एसिड जब लीनियर अरेंजमेंट करते हैं तो प्राइमरी प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन सेकेंडरी प्रोटीन क्या होता है, प्राइमरी प्रोटीन जब क्या होता है, इस टाइप हेलिकल स्ट्रक्चर
और बीटा प्लेटेड सीट वाली स्ट्रक्चर बनाता है किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की बनती है। और ग्रुप ऑफ सेकेंडरी बनता है टर्सरी, और टर्सरी का ग्रुप बनता है क्वाटरनरी। तो यानी कि सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी में क्या होता है? हाइड्रोजन लिंकेज होती रहती है, तो वो उलझने जैसी स्ट्रक्चर बनती है। सेकेंडरी क्या होता है? जैसे ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, इस तरह से। तो ये टर्सरी क्या होगी? और थोड़ा सा उलझी हुई। और क्वाटरनरी क्या होगा? और उलझी हुई स्ट्रक्चर। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। इनके बीच में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, ये टर्सरी या प्रोटीन का यहां पर एग्जांपल आता है फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट। फाइब्रस प्रोटीन वाटर इनसॉल्युबल होती है, जो केराटिन प्रोटीन होती है नाखून में और बालों में। ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होती है, जो ब्लड में होती है हीमोग्लोबिन के तौर पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आता है डीनेचुराइजेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुराइजेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुराइजेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है कि सेकेंडरी, टर्सरी प्रोटीन को अगर मैं हीट कर दूं और वो हीट करने पर उसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, जिसकी वजह से वो प्राइमरी प्रोटीन में बदल जाते हैं। यानी कि सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रोटीन को अगर मैंने हीट करा तो उसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा और वो प्राइमरी प्रोटीन में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीनेचुराइजेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डीनेचुराइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो काफी इंपॉर्टेंट ये चीजें यहां पर आती हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन वाला पोर्शन यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यहां पर आता है विटामिन। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, इस बायोमोलिक्यूल्स में आता है विटामिन। और विटामिन से काफी इंपॉर्टेंट है क्या? वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में क्या होता है? विटामिन बी एंड सी। बी सी वाटर सॉल्युबल होगा, उसके अलावा सारे के सारे ए डी ई के, ये सारे के सारे विटामिन क्या होंगे? फैट सॉल्युबल। ठीक, वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी होगा, बी सी वाटर सॉल्युबल, उसके अलावा फैट सॉल्युबल। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो पानी के साथ सॉल्युबल होके बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आई बात समझ में? तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है वो हमारी बॉडी में नहीं रुकते। फैट सॉल्युबल तो अपनी बॉडी में रुक जाता है, लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन बॉडी से निकल जाते हैं। इस वजह से वाटर सॉल्युबल विटामिन हमें ज्यादा से ज्यादा खाने चाहिए। बीसी विटामिन हमें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। इस तरह से याद रखना, बीसी गया पानी में, यानी वाटर सॉल्युबल बीसी, बाकी सब क्या है? फैट सॉल्युबल। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं, विटामिन बी जो है एक कॉम्प्लेक्स है। इसका जो विटामिन B12 है ना, विटामिन बी क्या है? कॉम्प्लेक्स। B1 है, B2 है, ऐसे इसका B12 अगर मैं बात करता हूं ना, B12, तो B12 को बोलते हैं साइनोकोबैलामाइन या फिर कोबैलामाइन। ठीक, वो भी क्या होता है? फैट सॉल्युबल होता है। इस बात को काफी इंपॉर्टेंट याद रख लेना भाई। विटामिन बी सी वाटर सॉल्युबल है, लेकिन विटामिन B12 कौन सा है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसको याद रख लेना। तो विटामिन वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है। लास्ट अपने पास बनता है यहां पर न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर यहां पर न्यूक्लिक एसिड में आता है, तो न्यूक्लिक एसिड में तुमने केवल और केवल डिफरेंस याद रखना है। किसका? डीएनए और आरएनए का। ठीक, डीएनए क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। आरएनए क्या होगा? सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए क्या है? डबल हेलिकल की वजह से क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा स्टेबल। और आरएनए क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट कम, लेस स्टेबल। डीएनए में क्या होता है? डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन आरएनए कुछ एक्सेप्शन ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस वगैरह हो गए, उन्हीं में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। अच्छा, डीएनए में जो अगर नाइट्रोजनस बेस पेयर है तो वहां पर क्या होता है? थायमिन यूज होता है, लेकिन आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है थायमिन की जगह यूरासिल आता है। इसको याद रख लेना। डीएनए की जो पेंटोस शुगर है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। डीऑक्सीराइबोस शुगर, पेंटोस शुगर का नाम है यहां पर डीऑक्सीराइबोस शुगर। लेकिन आरएनए में जो शुगर होती है वो होती है राइबोज शुगर। आरएनए में जो शुगर होती है वो राइबोस शुगर होती है, डीएनए में जो शुगर होगी डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। आई बात समझ में? ठीक, तो इस तरह से इसको याद रख लेना। फिर पूछा जाता है डीएनए क्या है? डीएनए एक क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला चीजें भी पूछा जाता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। ये भी ये लास्ट टॉपिक यहां पर है, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जिसमें तीनों ही कंपोनेंट हो। कौन कौन सा? पेंटोस शुगर, यानी कि पेंटोस शुगर भी होगा, नाइट्रोजनस बेस NB, नाइट्रोजनस बेस, और फॉस्फेट ग्रुप, तीनों ही कंपोनेंट को मिलाकर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। लेकिन न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा?
केवल दो ही कंपोनेंट होंगे ऊपर के, फॉस्फेट ग्रुप यहां से हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, केवल शुगर होगा और नाइट्रोजनस बेस। इन्हीं दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है न्यूक्लियोसाइड। यानी कि न्यूक्लियोटाइड से अगर मैं फॉस्फेट को साइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। तो इस तरह से अपना ऑर्गेनिक का जो क्षण भर की चीजें होती हैं वो सारी चीजें हमने जो लास्ट मौके पे, लास्ट मोमेंट पे हमें देखनी पड़ती है पेपर में जाने से पहले, वो सारा का सारा हमने वो क्षण भर की चीजें ऑर्गेनिक की हमने सारी कंप्लीट कर दी है। अब आगे हम मिलेंगे किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सक्सेस मतलब ग्लोबल वेलनेस।